ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर इस सेशन के साथ हम लोग। तो इस सेशन में गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डील करेंगे। मिक्स प्रॉब्लम्स रहेंगे गाइस, हर सब्जेक्ट से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होंगी कुछ कुछ बीच बीच में, है ना। और जिनसे यार अभी तक रिवीजन कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ उनको भी एडवाइस करूँ कि इन सेशन को जरूर से देखना, क्योंकि वो चीज़ आपकी साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए। अगर इसको आप स्किप करोगे बाद में इसको फिर करने का फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम निकालो बैकअप को कवर करने के लिए, जो आपका बैकलॉग है पीछे, ठीक है, उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो। और ये चीज़ें तो आपकी कंटिन्यू में रहनी ही चाहिए। जो ऐसा तो नहीं है ना आपने अभी तक एक बार भी नहीं किया होगा कोर्स, थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। अगर डेट से 100% नहीं हुआ है, 60-70% कुछ तो आइडिया होगा चीज़ों का, राइट। और अगर इस टाइम पे भी यार आइडिया नहीं है चीज़ों का, तो फिर यार थोड़ी तो गलत चीज़ है ना। तो एटलीस्ट आइडिया तो आपको सारे टॉपिक का थोड़ा बहुत तो हो गए, ठीक है। तो आप फिर शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। तो गाइस पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर स्क्रीन पर है। तो देखो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटीरियर्स ऑफ द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। तो गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ के, ठीक है। हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि हमारे पास जो कॉमन रीजन है ना, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर कॉमन रीजन है उसकी हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जस्ट गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, इसके अलावा कुछ और इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। तो आप फिर इसकी देखते हैं कि कैसी हमारी शेप बन रही है, और फिर देखते हैं भाई कि कौन सी वॉल्यूम की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट। तो देखो गाइस क्या सीन है, अगर तुम यहाँ पर सिलेंडर को देखते हो, ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है हमारा 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर है ये भी हमारा 25 है। तो यानी कि अगर तुम यहाँ पर रेडियस की बात करते हो, आर की बात करते हो, वो अपने पास ओनली 25। लेकिन एक चीज के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना कि इधर के जो कॉन्स्टेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। इधर का अलग है, इधर का अलग है, यानी कि सिलेंडर तो है लेकिन ये सर्कल नहीं है कंप्लीटली, है ना। सिलेंडर तो है, ये कंप्लीटली सर्कल नहीं है। इसको तुम कैसे समझ सकते हो, जैसे इलिप्स की इक्वेशन होती है ना, तुम उसके साथ एक बार इसको रिलेट करो, हो रहा है रिलेट। जैसे इलिप्स की इक्वेशन होती है उसके साथ एक बार रिलेट करो। भाई एक बात बताओ, सिलेंडर कैसे बनता है, सर्कल और उसके पास एक हाइट होती है, वो ये इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन, साथ में इसके पास हाइट है, एग्री। ऐसे यहाँ पर सिलेंडर दे रखा है ना, तो इसको इलिप्स की तरह देखो एक बार। तो इलिप्स की अगर बात करोगे यहाँ पर तो कैसे बनेगा ये, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस में जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 25 और साथ में डिवाइड बाय 4, इस तरह से आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। जस्ट क्या करवाया मैंने यहाँ पर, इस 4 को मैं नीचे ले गया हूं और इस 25 से मैंने डिवाइड करवाया कंप्लीट इक्वेशन को। तो अब ये और ये मेरी क्या है यहाँ पर सेमी एक्सिस है, ये मेरी सेमी मेजर हो जाएगी, ठीक है, 5 सेमी मेजर, ठीक है। और यहाँ पर ये सेमी माइनर है, ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो सेमी माइनर एक्सिस की अगर तुम यहाँ पर बात करते हो तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, इसका अंडर रूट, तो यानी कि 5/2, है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर है ऐसे। तो अगर तुम इसको एक बार बनाते हो, इस इलिप्स को कौन से प्लेन के अंदर है, ये जो तुम्हारा इलिप्स है कौन से प्लेन के अंदर है, एक्सजेड प्लेन के अंदर है, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पर, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में अपने पास 5 है, एक्स डायरेक्शन में अपने पास 5 है और z डायरेक्शन अपने पास 5/2 है। तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट जो 5/2 गिवन है वो इधर 5 दे रखा है, ठीक है। और अब ऐसे इसको मैं हाइट दे दूं तो क्या कर देगा, सिलेंडर फॉर्म कर देगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अभी इसके बाद और क्या है हमारे पास यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर ये है कि एक और सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो जो सिलेंडर है, जो उसका कर्व्ड पोर्शन यहाँ पर, वो क्या सर्कल है। इस वाले सिलेंडर का जो कर्व्ड पोर्शन था वो क्या था, एक इलिप्स था, ठीक है। मतलब कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि सिलेंडर था, उसको कंप्रेस कर रखा है। तो एक साइड तुम्हारी चौड़ी है, मतलब एक साइड ज्यादा है, एक साइड कम है, ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ पर तुम्हारा रेगुलर जो सिलेंडर होता है सर्कल में वही वाला है, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पर मेंशन करके थी, उनसे हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ओके। अब ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। तो अब ये है एक्स और वाई में, ये कहां पर है, एक्स और जेड में, ठीक है। तो यहां पर जो सिलेंडर बनेगा वो ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। और जो ये एक्स और वाई है, लेट्स से अपने पास ये वाली एक्स डायरेक्शन थी ऐसे, है ना, ये अपने पास यहाँ पर जेड डायरेक्शन थी। तो भी बनाना है एक्स और वाई में। तो अगर एक्स यहाँ पर तो वाई कहां पर होगा, पीछे की तरफ ऐसे होगा वाई, ये वाली वाई होगी, राइट हैंडेड सिस्टम होता है ना। अब यहाँ पर तुम्हें क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है एक्स वाई के अंदर। तो अभी जो ये वाला सरफेस है, चीज को समझना गाइस, ये बोर्ड वाला लेट्स से एक्स जेड है। तो जो ये वाला सरफेस है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर निकला वो ये मेरा एक्स वाई है ना। तो उसका सर्कल ऐसे लाई करेगा,
जो मेरे पास सर्कल है वो मेरे पास ऐसा लाई करेगा, उसको भाई हम हाइट देंगे, है ना, उसको हम क्या देंगे, हाइट देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर जो सिलेंडर बना रहा हूं वो बना दिया मैंने ऐसे। रेडियस 5 दे रखा था, उसको थोड़ा सा यार इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। रेडियस 5 है इसका, ये भी 5 है, एक्स और एक्स, है ना, तो उसको तो इंपोर्टेंस देना पड़ेगा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो सिलेंडर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर कुछ, है ना, कुछ कुछ हमारा ऐसा बन रहा होगा सिलेंडर, इस तरह से। तो एक तो ये है बाहर की तरफ, और एक ये सिलेंडर हमारे पास। अब इनकी जो कॉमन वॉल्यूम है वो मैं यहाँ पर निकालनी, क्या निकालनी है, कॉमन वॉल्यूम हमें यहाँ पर, ओके, दैट्स ऑल। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर येलो वाला पोर्शन बाहर आ रहा होगा और ये वाला यहाँ पर है। गाइस इसको अगर मैं थोड़ा साइडवेज बनाऊं, ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये है, लेट्स से बाई डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जस्ट एक मिनट गाइस, ये अपने पास यहाँ पर जेड एक्सेस ये वाली है ना, और ये वाली जो एक्सेस आएगी, कौन सी एक्सेस आएगी, इधर इधर आएगी वाई। तो एक वाई चाहिए मेरे को, एक जेड चाहिए। तो लेट्स से मैं वाई यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे, और जेड मैंने ऐसे बना लिया यहाँ पर। तो एक सिलेंडर मेरा वाई के लॉन्ग है इस तरह से, ये सिलेंडर रहा। गाइस देखो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम्स करनी है तो, है ना। तो एक सिलेंडर तो मेरे पास ये रहा, ये कौन सा है, जो एक्स वाला था, जो वाई के लॉन्ग है, ये वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन जो वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 4z² इक्वल टू 25 है, ठीक है। ऐसे जो दूसरा सिलेंडर मैं बना रहा हूँ, दूसरा सिलेंडर मेरा कैसा है, जो कि मेरा एक्स जेड डायरेक्शन की तरफ था, है ना। तो अपने पास इसका जो रेडियस दे रखा है वो भी कितना दे रखा है, 5 ही दे रखा है। तो यानी कि अपने पास यहाँ पर जो ये वाली साइड बाहर की तरफ निकल रही है, इस चीज को समझना, एक्स डायरेक्शन अपने पास ये, जो एक्स डायरेक्शन पे इसके पास जो कर्व है ना, ये उसके पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह से ऐसे मेरे को एक इंटरसेक्शन दिखाना पड़ेगा इधर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो शो कर रहा है इसका रेडियस भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 ही है, ओके। तो इस चीज का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, जैसे पीछे वाला यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है ये वाली चीज, इधर से वाला पॉइंट इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। फर्क किसका है, एक्स वाई जेड में अलग अलग उस पर बना रहा हूँ एक्सिस के ऊपर, तो उस चीज की वजह से शेप बदल रही है जस्ट, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो कहां पर आया, अभी इधर आया, ये वाला पॉइंट है, ओके, ये वाला पॉइंट है, ओके। तो अपने पास यहाँ पर ये सिलेंडर इस तरह से बन जाएगा। और अब मेरे को ये जो कॉमन वॉल्यूम है ना, ये वाली, ठीक है, जो कॉमन वॉल्यूम है ये वाली, ये मेरे को यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें मेहनत करनी कि हमारे पास ये वॉल्यूम क्या होगी। तो क्या करना होगा वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें करना होता है जस्ट dx dy एंड dz, ये करना होता है। तो बस ये कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब तो मैं साफ साफ पता है एक चीज कि यहाँ पर क्या हमारे पास डिपेंडेंट लिमिट्स है, क्या अपने पास यहाँ पर डिपेंडेंट लिमिट्स है ना। तो डिपेंडेंट लिमिट्स है, उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर हम क्या करवा लेंगे, कैलकुलेशंस करवा लेंगे। कैसे है डिपेंडेंट लिमिट्स यार, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एक सिलेंडर जो है वो हमारे z को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है x की टर्म्स में, और एक सिलेंडर जो है वो y को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है x की टर्म्स में, है ना। तो उनकी क्या है, डिपेंड कर रही है लिमिट्स। जो है फिगर बनाना मुश्किल काम था, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी है ना, इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो वहीं से आ रहा है ना। तो बस तुम्हें जो वैल्यू है वो उस पॉइंट से, मतलब कि उन्हीं के बीच में तुम्हें लिमिट चेंज करवानी है, जैसे तुम्हें वहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। जस्ट ये रेफरेंस के लिए, ताकि मैं तुम्हें लिमिट्स पे दिखा पाऊं कि कहां से कहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखो करते हैं क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो पहले हम काम करेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन तो बाद में कराएंगे क्योंकि डिपेंडेंट लिमिट्स है ना। पहले वाई और जेड की इंटीग्रेशन कराएंगे। तो अगर वाई की बात करते हो तुम, अगर वाई डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हो रही है तुम्हारी इंटीग्रेशन ऐसे, तो अभी ये जो हमारे पास जा रही है लिमिट, वो कहां से कहां तक जा रही है, इस सिलेंडर के सरफेस से, जो येलो वाला सिलेंडर है, जो मेरा येलो वाला सिलेंडर है, येलो वाले सिलेंडर की लिमिट से यहां से यहां तक जा रही है, क्या है ना, ऐसे ही जाएगा। तो ये हमारे पास यहां पर है, लेकिन ये मैंने बनाया तुम्हारा कहां पर, ये मैंने बनाया तुम्हारे पास वाई एक्सिस के ऊपर। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस से थोड़ा साइड में गया, इधर आओ इस वाले सिलेंडर के ऊपर, वाई एक्सिस से मैं थोड़ा सा साइड में गया, लेट से मैं इधर जाता हूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सॉरी ये तो वाई एक्सिस पे ही है ना, लेट से मैं इधर आता हूं इस वाले पॉइंट के ऊपर ऐसे, तो क्या यहां पर y की वैल्यू बदल जाएगी लिमिट की, ऐसे इस वाले x के ऊपर आऊंगा तो अलग हो जाएगी, इस वाले x के ऊपर आऊंगा तो अलग हो जाएगी। तो हर एक y के ऊपर क्या है, अलग अलग वैल्यू है लिमिट की,
है ना। तो हमारी यहाँ पर लिमिट क्या कर रही है, डिपेंडेंट लिमिट्स है, इस इक्वेशन के साथ डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन के साथ डिपेंड कर रही है। तो यहां से निकाल लो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो अपने पास तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव, कहां से कहां तक, नीचे से जो नेगेटिव वैल्यू है से पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ये लिमिट है। तो इसको डाल लो, तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगी माइनस माइनस कितना था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, और ऊपर क्या आएगा प्लस में 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगली लिमिट के ऊपर चलते हैं, अगली लिमिट है जेड की। अब जेड डायरेक्शन वाली क्या ऊपर आओ, जो जेड वाला सिलेंडर है ये अपने पास सिलेंडर है ना। अब तुम डीजेड करवा रहे हो, तो डीजेड अब किससे लिमिट हो रहा है तुम्हारा, यहां पर देखो, इसको मैं ले लेता हूं, पिंक कलर से ले लिया मैंने, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ये कौन सा सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां से z की वैल्यू निकालोगे, 25 माइनस में एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आएगा, एक नेगेटिव लिमिट एक पॉजिटिव लिमिट, ठीक है। तो डालो यहां पर, आई होप कि चीजें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी अच्छे से यहां पर, ठीक है। तो बस ये सोल्व करवाना है और हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, सिंपल काम था। ठीक है, बस फिगर को विजुलाइज करना है कि चल क्या रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाई विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, ये हो क्या रहा है एक्जैक्टली। दो फिगर मैंने बनाई, उससे हमें चीजें विजुलाइज होगी कि हमारी लिमिट कैसे डिपेंड कर रही है। फिर जस्ट हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन तो सोल्व कराना है, अभी इंटीग्रेशन सोल्व कराना नहीं आता क्या हम लोगों को, राइट। जस्ट सोल्व करवा लेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट डाल लेंगे, हो गया अपना क्वेश्चन सोल्व, राइट। तो आप फिर करते हैं, देखो क्या आएगा। एक्स को बाद में करना है, पहले वाई और जेड को करेंगे, ठीक है। तो डी एक्स एज इट इज, डी वाई की जगह पर वाई आएगा और उसकी लिमिट्स ये पुट हो जाएंगी। तो अपने पास बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पर मैंने लिमिट गलत पुट किया, सॉरी माय बैड। क्या किया मैंने, तुमने बोला नहीं, ऊपर ही मैंने गलत पुट किया इधर, क्या सही किया है, सही तो है, सॉरी माय बैड, मेरे कोई माइंड कर, सही किया, सॉरी। ओके, अब ऐसे यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2 साथ में अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये अपने पास आया यहाँ पर लिमिट्स पुट करवाने के बाद, गाइस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करवाई है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, ऐसे यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास यहाँ पर है, ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। अभी जस्ट यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करवाना है, तो इंटीग्रेशन काफी आसान था क्या, बस प्रॉब्लम को सोचना मुश्किल काम था क्या, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम के अंदर, एग्री। अब बात करें एक्स की वैल्यू की, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, अगर तुम एक्स की बात करते हो, इससे नहीं समझ में आएगा एक्स, इसके ऊपर आओ, यहां से दिखेगा एक्स, एक्स ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स की जो लिमिट हमारी वो कहां से कहां तक जा रही है, लेट से मैं इसको शो कर देता हूँ ऑरेंज कलर से। तो एक्स की वैल्यू इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर से इधर तक आ रही है, ऐसे, ये है तुम्हारी एक्स की लिमिट। तो जो एक्स की लिमिट अपने पास वो क्या रहेगी यहाँ पर, वो रहेगी -5 टू +5, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये हमें सोल्व करवाना था यहाँ पर, इसके अलावा इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ और नहीं था हमारा, ठीक है। तो आप फिर सोल्व कराते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा, है ना। तो आप देखो भाई, अपने पास बना है ये -5 से 5 लिमिट जाएगी, और ये क्या आई है हमारे पास, वॉल्यूम आ रही है, क्या आ रही है, वॉल्यूम आ रही है। तो अपने पास बनेगा 25x माइनस में x³ डिवाइड बाई 3, लिमिट जाएगी -5 से +5, और अपने पास बन जाएगा 25 इंटू 5 कितना होता है, 125, माइनस में 125 डिवाइड बाई 3 कितना होता है पता नहीं, तो जस्ट 125 डिवाइड बाई 3 का डाल दो इसको, ठीक है। इसके बाद तब नेगेटिव साइन के साथ डालोगे, क्या चीजें डबल हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर डबल 2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब 125 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 125, तो 2 टाइम्स ऑफ 125 हो जाएगा, तो एक आएगा 2 टाइम्स ऑफ 125 एंड डिवाइड बाय 3 रह जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ये कुछ कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ से निकाल लो यार, जो भी आंसर आ रहा है वो तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल, ओके। कैसे हमने ये वाला 2 मिस किया क्या, हाँ नहीं ना हमने, वैसे यहाँ पर ये 2 मिस कराएगा गलती से, तो यहाँ पर एक 2 भी लगा लो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर 4 बन जाएगा, ठीक है। ये इधर तो 2 ही है, इधर 4 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, इधर ये 2 कहाँ से आया था, इधर ये
ये 2 आएगा यहाँ पर, याद नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा यहाँ लिमिट्स पुट करवाई थी, आएगा सॉरी। तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, इधर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इसको सोल्व कराना है, तो 4 इंटू में 250, 250 इंटू में 3 कितना होता है, 1000 हो जाता है, सॉरी 250 इंटू में 4 तुम्हारा 1000 हो जाता है, 1000 डिवाइड बाई 3 तुम्हारा 333 के आसपास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को किसी पॉइंट पर तो पूछ सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन। एक बार लास्ट पेज में जाइए। यहाँ पर y और z को साथ में कैसे कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर y और z, y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, z जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। z जो y से तो इंडिपेंडेंट है, एग्री कर रहे हो क्या? कहीं पर z तुम्हारा y के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं ना, वो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है ना, उसके साथ रिलेशन तो है ना। तो वहां पर x और y अपने पास, अगर तुम इस वाले सर्कल के अंदर देखते हो तो तुम्हारा x और z रिलेटेड है, इस वाले सिलेंडर के ऊपर देखते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर x और y रिलेटेड है। तो यहाँ पर z इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर तुम्हारा x इंडिपेंडेंट, सॉरी y इंडिपेंडेंट है। इधर y इंडिपेंडेंट है, इस वाले के लिए तुम्हारा z इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा। अब ये लास्ट में -5 to 5 कैसे किया, उससे करने से तो स्क्वायर मिल जाएगा ना। स्क्वायर क्यों मिल जाएगा? हमने यहाँ पर डिपेंडेंट लिमिट्स की है ना, सारी की सारी ऑलरेडी कर चुके हो ना। x की तो यहाँ पर टोटल वैल्यू देखोगे ना, चीज को समझा करो तुमने ना, करते तुम्हारे ना बेसिक बहुत वीक है लिटरली। ये देखो तुम्हारे पास ये है, अगर लेट से अंदर तुम सर्कल का निकालना चाह रहे हो, अगर तुम y और x दोनों की ऐसे ले लोगे ना लिमिट, -5 से +5, x की भी तुमने ये ले ली और तुमने y की भी ले ली, तो तुम्हारे पास स्क्वायर मिलेगा। अगर तुमने x और y की दोनों की लिए तब तो तुम्हें यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर पहले y की लिमिट ऐसे ले लो कि तुम्हारी क्या जा रही है, y की जो लिमिट है वो तुम्हारी 0 से 0 टू यहां तक जा रही है, ऐसे इस पॉइंट तक, जो तुम्हारी कर्व की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है, तुम्हारी कर्व की इक्वेशन है। पहली बात, अगर सर्कल के लिए कर रहे हो तो यहां से नीचे से जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट ना करते हुए लेट्स से यहाँ पर तुम्हारे पास -y वैल्यू डाल रहा हूँ इसको मैं, जो कि तुम्हारे पास सर्कल की इक्वेशन से तुमने पीछे निकाली है। तो तुम इधर से इधर तक आए, एग्री कर रहे हो, यस और नो? ठीक है, तो पहले तुमने ये कर्व की बाउंड्री डाल के तुम यहां से इस पॉइंट से यहां तक आए, ठीक है। तो अब तुमने ये काम कर दिया, इसके बाद तुम x की लिमिट लोगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की, ठीक है। x की लिमिट यहां से लेकर यहां तक की, और y सिर्फ तुमने ये वाला पोर्शन इंक्लूड किया। तो तब तुमने ये वाला पोर्शन इंक्लूड किया, ऐसे कलर चेंज कर रहा हूं, तुमने पोर्शन चेंज किया, बस इतना लिया, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर ऐसे लिया। अब तुम x की हर एक वैल्यू को कवर कर रहे हो, यानी कि तुम इस वाले पोर्शन को शेड कर जा रहे हो, एग्री कर रहे हो? यस। क्या मैं इस वाले पोर्शन के ऊपर आया? नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया ना। तो बस यही काम है अपना, यही तो किया है यहां पर, और क्या किया है, ठीक है। तो ये चीज है, तो थोड़ा सोचो कि लिमिट से हो क्या रहा है, कहां से कहां तक जाने पर क्या चीज बन रही है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर के लिमिट्स जो है अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहां पर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहले मूव किया, क्योंकि y मेरा x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो ये काम हमने किया यहां पर। उसके बाद फिर x की मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर ये पूरा जो ग्रीन शेड का रखा है मैंने, वो बन गया मेरे पास, दैट्स इट। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है यहां पर सभी को क्लियर होगा, राइट। तो आओ फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा मैकेनिक्स से है। तो इसमें देखो क्या है, अ पार्टिकल थ्रोन अप विद अ स्पीड v फ्रॉम द अर्थ सरफेस अटेन मैक्सिमम हाइट h। तो तब हमने एक पार्टिकल को छोड़ा है, तो उसने मैक्सिमम हाइट h अटेन किया। तुम्हारा क्लास 12th का ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये, इफ v इज द हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, मतलब 11th क्लास का, सॉरी, इफ v इज द हाफ, सॉरी, इफ v is the half the escape velocity and r denotes the radius of the earth, then h by r is। तो यहां पर बोला गया कि जो पार्टिकल है उसको हमने थ्रो किया सम वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से हमने यहाँ पर इसको लॉन्च किया, जिसका रेडियस r हमें यहाँ पर गिवन है। उसने अटेन की है मैक्सिमम हाइट हमारी h, उसने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है, h हाइट अटेन की है। उसके बाद क्या है, मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के सरफेस से मेजर हो रही है, यानी कि इसका रेफरेंस पॉइंट यहीं पे दे रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि रेफरेंस पॉइंट हमें कहाँ पर, डिस्टेंस एक रिलेटिव टर्म होती है ना, कि कहाँ से ट्रेवल किया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या दे रखा है,
अर्थ के सरफेस से मेजर किया, यानी कि ये डिस्टेंस है तुम्हारा h। उसके बाद क्या है, इफ v इज द हाफ द वेलोसिटी ऑफ एस्केप, तो यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के हाफ दे रखी है तुम्हें, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी √2gm/r। हमारे यहाँ पर आर के ऊपर ही था ना, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ 2gm/R हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। तो जस्ट हमें यहाँ पर क्या निकालना है, h/r की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आसान काम है, कैसे होगा क्वेश्चन, ये क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे यहाँ पर और इसको निकाल लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से निकाल दो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा उसको मैं डायरेक्टली कराऊंगा, जो थोड़े से आसान होंगे खुद से अपना भी दिमाग चलाओ, करो क्वेश्चन को। एनर्जी कंजर्वेशन क्लास 11 का क्वेश्चन है। सर आखिरी टर्म क्या दिया है, 3 AE4 h/r, AE4 सॉरी h/r है, सॉरी ओके। कॉपी करते टाइम है स्लैश पीछे आ गया, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ गड़बड़ कर देते हैं कॉपी पेस्ट। हुआ, हो जाना चाहिए था अभी तक। सोचने का काम तो मैंने ही कर दिया था, तुम्हें तो बस मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी थी। तो आओ गाइस, देखो भी कैसे करना है, क्या लगाना था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि हमारी जो टोटल एनर्जी इनिशियल होगी वही मेरे पास फाइनल की भी होगी, है ना, यही कहता है। तो इनिशियल में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और साथ में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही आएगा। तो अभी इनिशियल की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, और साथ में जिसके साथ वो लॉन्च किया गया है, लॉन्च किसके साथ किया गया था, v/2 के साथ लॉन्च किया गया था, ठीक है। साथ में पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ये हो जाएगी। इसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या करवाना है, मैक्सिमम हाइट तक गया है ना, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होगा, वो क्या रेस्ट पे आ जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटरली स्टॉप होगा ना वो भाई अपने, है ना। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल वाली। साथ में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वहां पर अपने पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी माइनस सॉरी, और साथ में आएगा यहाँ पर r प्लस एच। r प्लस एच क्यों आया भाई, क्योंकि यार जो डिस्टेंस मेजर होता है कहां से मेजर होता है, सेंटर से मेजर होता है, यहां से लेकर यहां तक का r है, ये ऊपर h है, तो टोटल कितना हो गया, r प्लस एच हो गया ना, तो यही आएगा, है ना। तो r प्लस एच ऐसे। अब जस्ट यहां से यार सोल्व करवाने से इक्वेशन को, सिंपल सा काम है, v की वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करवाओगे, सोल्व करके यहाँ पर आंसर निकालोगे, जो तुम्हारे पास यहाँ पर h/r है ये तुम्हारे पास यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, सिंपल, बस इतना काम था, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन फॉर श्योर तुम्हें मिलना ही है क्लास 12 का, अगर ये क्वेश्चन भी गलत करके आओगे या छोड़ के आओगे तो अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से जस्ट सिंपली सोल्व करने के ऊपर तुम्हारा 1/3 आ जाएगा। v की वैल्यू यहाँ पर पीछे लिखी हुई है मैंने, ठीक है, √g/m/r होती है v की वैल्यू, तो वो यहाँ पर डाल सकते हो और फिर सोल्व करवा सकते हो, ठीक है। ओके, तो भी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, खुद से सोचो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या क्वेश्चन है, करो। सोचने का क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस नहीं है, सोचने का क्वेश्चन है। देखो क्या सीन है, क्या दे रखा है अपने को, अपने को दे रखा है पार्टिकल, क्या दे रखा है, एक पार्टिकल दे रखा है मास m के साथ, किसके साथ, मास m के साथ। अब मास m का पार्टिकल दे दिया गया है, ठीक है, कहां पर दिया गया है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर दे दिया गया है, लेंथ जिसकी हमें l दे रखी है, एक्सटेंड कर रहा है हमारा 0 से l के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन आएगा वो साइन नेचर का आएगा, तुम्हें पता है। इसके बाद क्या है, इट इज द एनर्जी स्टेट लेबल्ड बाय द n इक्वल टू दिस थिंग। तो यार अलग अलग एनर्जी स्टेट यहाँ पर n के साथ लेबल की जा रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इंटरवल, ठीक है, 0x से l के बीच में, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस पॉसिबल इज। गाइस यहाँ पर ना अपने पास जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0 से l के बीच में, यहाँ पर l/2 था आएगा इसको, प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन ऐसे था क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन इट इज in the energy eigenstate labeled by n equal to this thing, the probability of finding in the interval 0 से l is 1/8. जस्ट होल्ड ऑन, एक बार मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, यहाँ पर शायद एक /8 का फैक्टर आएगा, जस्ट लेट मी कंफर्म दिस। गैस यहाँ पर l/8 था ये वाला, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो, सॉरी माय बैड, यहाँ पर /8 मिस रह गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पर /8 आएगा साथ में, तो 0 से l/8 तक वो 1/8 दे रखी है। अगर यहाँ पर जस्ट 0 से l होता 1/8, यार वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी हमारी, ठीक है, वहाँ पर तो मैं क्वेश्चन इनकरेक्ट ही था वो सीधा सीधा, क्योंकि यार हमें ये पता ना कि पार्टिकल अगर वहाँ पर है और 0 से l के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालने की बात आएगी, तो वो तुम्हारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 1 हो रही होगी ऑलवेज, तो वहाँ पर तो 1/8 वाली सिचुएशन आएगी नहीं तुम्हारी, है ना। अगर तुम्हारे पास क्या है 0 से l की प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें 1/8 दी थी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 1/8 का क्या मतलब कि पार्टिकल 7/8 चांस है कि वहां पर है ही नहीं, लेकिन पार्टिकल तो मेरा बॉक्स के अंदर है ना, तो चीज तो पॉसिबल थी नहीं, तो वहीं पे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए था कि कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन गलत है ना। तो यहाँ पर l/8 तक था ये, 0 से l/8, ठीक है, और कुछ ने पता नहीं ऑप्शन सही भी दे रखा है, ये पता नहीं क्या ही सोच के किया होगा, तो तुमने आंसर इसका सही भी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या सीन है, हमारे पास यहाँ पर 0 से लेकर l तो ये रहा, ये काम करते हैं हम सारे केसेस बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ वो आंसर वाला नहीं, सारे केस डिस्कस कर ये मेरे पास यहाँ पर x = 0 है, ये x = l है, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट को देखते हो n = 1 वाले को देखते हो, तो n = 1 कैसा होगा, साइन में जाएगा इस तरह से ऐसे, तो ये आ गया अपने पास पहले वाला, ठीक है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, ये वाली प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हाफ होती है, 1/8 तुम्हारा कहां पर होगा, ये तुम्हारा 1/4, ये 1/8, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी, इतनी वाली प्रोबेबिलिटी क्या ये 1/8 के इक्वल दिखाई दे रही है, ये 1/8 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अपने पास यार साफ सीधी बात है, देखो ये वाला तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास हाफ है, ये मेरे पास हाफ है, ठीक है। फिर इस वाले को मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये मेरे पास ये 1/4 है, ये वाला 1/4 है, क्योंकि इधर की प्रोबेबिलिटी कम है, इधर की ज्यादा है। तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है ना, ये वाली तुम्हारे 1/8 से क्या होगी, तुम्हारे पास यहाँ पर कम हो रही होगी, ठीक है, ये 1/8 से यहाँ पर क्या हो रही होगी, तुम्हारी कम हो रही होगी ये वाली,
ठीक है, क्योंकि अपने पास ये वाला जो पोर्शन है 1/4 से कम है ना, 1/4 से ज्यादा ये वाला पोर्शन है, क्योंकि इन दोनों का कंप्लीट जो है वो 1/2 बनेगा, और ये वाला यहाँ पर कम है, इधर ज्यादा है, तो 1/4 से ज्यादा ये वाला है, 1/4 से कम ये वाला है, तो ये तुम्हारे पास 1/8 से कम होगा ही होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो 1/8 से तुम्हारे पास एक है कम वैल्यू, तो ये तो आंसर इसका नहीं है। इसके बाद अगले के ऊपर मूव करते हैं, n=2 के ऊपर। ठीक है, n=2 का कैसा होता है, वेव फंक्शन इस तरह से होता है ना। तो अभी यहां पर ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये अपने पास हाफ होगी, ये भी अपने पास हाफ होगी, है ना। इसके बाद अगर मैं इसको हाफ करता हूं 1/4 ऐसे, ठीक है, तो अपने पास ये वाली L/4 होगी मतलब 1/4 होगी, है ना, 1/4 होगी, लेकिन तब इसके तुम हाफ के ऊपर जाओगे तो ये अपने पास लेस देन 1/8 आ रही होगी। क्या आ रही होगी, लेस देन 1/8, क्योंकि ये वाला क्या है, ज्यादा है ना भाई इधर, तो ये ग्रेटर देन 1/8, ये लेस देन 1/8, तो अभी भी 1/8 के इक्वल तो नहीं है, अभी भी 1/8 के इक्वल तो नहीं है। अभी अगले के ऊपर मूव करेंगे, n=3 लेवल के ऊपर। तो 3 का क्या आएगा अपने पास, कैसे बनता है 3 का, 3 का बनता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अपने पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है यहां से लेकर यहां तक की, क्या ये मेरे पास 1/3 है, 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ ना इक्वल, ये है ना, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, है ना, तो ये ऐसे हो गया। अभी जो ये वाला पोर्शन है तुम्हारा 1/4, ये जो तुम्हारा पोर्शन है ये वाला, इसका कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये जो L/4 है ये वाला, 0 से L/4, 0 से L/4, ये तुम्हारा 1/6 होगा। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा 1/6। कैसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जा सकता है, लेट से बोल दिया जाए कि थर्ड एक्सेप्टेड स्टेट है, 0 से L/4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6 आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी तुमसे निकालने के लिए सीधा सीधा बोला जा सकता है करने को। ठीक है, तो ये अपने पास है यहाँ पर। अगस्त एक मिनट, सॉरी माय बैड, ये L/4 नहीं होगा ये वाला पॉइंट अपने पास, ये तुम्हारे पास ये L/3 ये वाला है ना, तो L/3 काफ है, तो L/6 है ये वाला पोर्शन, क्या है, L/6 है। ठीक है, L/6, ठीक है, L/6, L/3, 2L/3 और ये फिर L। ठीक है, तो L/3 यहां से लेकर यहां तक, उसका हाफ अपने पास L/6, तो ये वाला जो पॉइंट है वो L/6 पॉइंट है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। ओके, तो ये ऐसे अपने पास है। ठीक है, अभी आते हैं जो मेरा आंसर वाला है उसके ऊपर। ठीक है, देखो 0 से L तक जा रहा हूं ऐसे, और अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं n=4 लेवल, n=4। तो अगर n=4 में बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा n=4। ठीक है, क्या यही बनेगा n=4, है ना। अभी अगर तुम यहां से लेकर यहां तक का देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी। इधर से इधर तक का देखो, ये भी हाफ है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना भाई, ना, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ रहेगी। इसके बाद अगर तुम इस वाले रीजन का देखो, यहां से लेकर यहां तक, तो क्या 1/4 हो जाएगी ये, क्योंकि ये वाली भी सिमेट्रिक ही है, 1/4, है ना, तो ये चीज है। अब इसका हाफ करोगे, यहां पर आओगे, तो अभी ये वाला कितना आया, L/8 पॉइंट आया, कितना आया, L/8 आया, क्या आया, L/8। तो अगर इधर की बात करते हो, तो क्या अपने पास यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये वाली इसके बीच में, क्या ये अपने पास यहां पर 1/8 नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास यहां पर कितना है, 1/4 है ना, और ये बिल्कुल ये जितना ये है उतना ये भी है, सिमेट्री का पूरा, तो 1/4 इसका, 1/4 सॉरी 1/8 इसका, 1/8 इसका, कुल मिलाकर के 1/4 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, तो 1/8 यहाँ की, 1/8 यहाँ की। तो इस वाले केस के लिए फॉर n=8 सॉरी n=4, अपनी जो प्रोबेबिलिटी है ये अपने पास कितनी होगी, 1/8 होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। कोई डाउट हो यहाँ तक तो किसी को पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर इसका आंसर हो रहा होगा, राइट। आई होप की चीजें जो है यहाँ पर क्लियर होंगी सभी को। n=1 किस में बोल रहे हो तुम ये, तो अगर जो क्वेश्चन की अगर बात करो जो पहले क्वेश्चन में था, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो इनकरेक्ट क्वेश्चन था फिर वो। ठीक है, वहां पर 2/8 अगर मिस रह गया जाता तो क्वेश्चन गलत था वो, क्योंकि 0 से L की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होगी तुम्हारी, क्योंकि पार्टिकल वहां पर है। ठीक है, तो वो इनकरेक्ट ही हो जाता क्वेश्चन। हाँ, मैथमेटिकली भी हो जाएगा,
ठीक है, तुम स्टेट का यहाँ पर वेव फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात है ना कि तेरे इंटीग्रल सोल्व करा के देखोगे, तो जस्ट यहाँ से ग्राफ से देखना चीजें आसान है। ठीक है, और अगर एक बार अब कर लिया, अब अगली बार तुम्हें बोला जाएगा ना, तुम आराम से करोगे। पहली बार हमने सारा डिस्कस किया, अगली बार तो तुम बीच में से पकड़ोगे ना, हाँ भाई हमने क्लास के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने ऐसे किया था, तो इस चीज का हम यूज करके हम डायरेक्टली कंक्लूड कर पाएंगे आंसर। ठीक है, तो वो चीज। ओके नाइस देन। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसका आंसर है। दैट्स ऑल, n इक्वल टू 4। ओके, सबसे पहले तो ना क्वेश्चन को रीड करके थोड़ा सा पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं दिखता कि वो गलत है। जैसे कि यहाँ पर तुमने आंसर कर दिया था पहले कि 0 से l दे रखा है और यहाँ पर 1/8 बोल दिया, तुम तब भी सोल्व करे जा रहे हो। ठीक है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि यहाँ पर, तब मैं 0 से l मैंने कर दिया, कंप्लीट में पोटेंशियल के अंदर हूँ, तो पार्टिकल तो वहां पर मेरा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 कैसे हो सकती है। ठीक है, तो मन में डायरेक्टली क्वेश्चन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर l/8 का था ये। ओके, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाला पूछूं, इससे अगला जो n की वैल्यू वो क्या होगी, पर थोड़ा सोच के बताना। अगर थोड़ा सोचो यहाँ पर, इससे जो अगली वैल्यू है वो मेरी क्या होगी, बताओ जरा एक बार सोच के। मेरी 1/8 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अगली बार कब बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम बोला है ना, मिनिमम वैल्यू, तो अगली वैल्यू कब बनेगी। अगली वैल्यू बनेगी यहाँ पर 8 पर, क्योंकि तब तुम n इक्वल टू 8 का बनाओगे ना, तब तुम n इक्वल टू 8 का बनाओगे। मैं इसी के अंदर देखो व्हाइट कलर से ऐड कर दे रहा हूँ। अगर तुम n इक्वल टू 8 का बनाते हो, एक छोटा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर, तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, n इक्वल टू 8 वाला है। क्या ये तुम्हारे पास n इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो n इक्वल टू 8 के ऊपर तुम्हारा ऐसा वेव फंक्शन बन रहा होगा। तो यहाँ पर अगर तुम प्रोबेबिलिटी देखो तो तुम्हारे पास अभी भी वो कितनी है, 1/80 है। कितनी है, 1/80 है, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारे पास कितना है, हाफ, फिर इधर से इधर तक 1/4, उसका हाफ 1/8, तो अभी भी 1/80 है। ठीक है, फिर ऐसे इससे अगली 12 के ऊपर बनेगी, उससे अगली तुम्हारी 16 के ऊपर बनेगी, उससे अगली 20 के ऊपर बनेगी, तो तुम्हारे पास ये बनती रहेगी। लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर 4 के ऊपर बनेगी। लेकिन अगर सीरीज का आ जाता कि कौन कौन सी n की वैल्यूज के लिए बन रहा होगा, तो उसका आंसर मेरे पास यहाँ पर हो जाता n इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। हो सकता है ना क्वेश्चन कि कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर अपने पास बन रही होगी, तो ये वो एक्सप्रेशन इसके ऊपर बन रही होगी। या फिर इसको जनरली जस्ट ऐसे भी शो किया जा सकता था, क्योंकि सीरीज के टर्म्स में आ रहा है ना, तो अपने पास डायरेक्टली सीधा ऐसे भी दे दिया जा सकता था कि अपना 4 इंटू एन। ठीक है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है, सॉरी 0 से नहीं 1 से। ठीक है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन डिफाइन किया जा सकता था कि ऑप्शन में दे रखा होता 4n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और ठीक है, आओ फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को तो। कोई डाउट है यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन सर ध्यान में आया था, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फाइंड करना था, तो सर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो सर उससे अगर n की वैल्यू हम पुट न करें लास्ट तक, उसे सॉल्व करें, तो सर n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो गलत आएगा। तो तुम ये कह रहे हो कि हम एक जनरल एक्सप्रेशन ले लें, लेट्स से मैंने यहाँ पर साइन फंक्शन डिफाइन कर लिया इस तरह से, तुम ऐसे कह रहे हो? यस सर। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, और फिर यहाँ से भी तुम्हारे पास n की वैल्यूज आएंगी, तो वहाँ से भी तुम्हारे पास सीरीज तुम बना ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम इक्वेट करोगे तो साइन की काफ़ी सारी वैल्यूज के लिए हो रहा होगा ना ये चीज़ ऐसी, है ना, तो वहाँ पर भी वो सीरीज लेगी, तो यहाँ से भी निकाल ही सकते हो। ये ग्राफिकल अप्रोच है, मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो तुम्हें सुटेबल लगे उसके साथ तुम जा सकते हो। ग्राफिकली ये कि थोड़ा सा तुम्हें शायद से क्वेश्चन रीड करते दिख जाए, मैथमेटिकली तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हर बार।
ठीक है, तो मैथमेटिकली ऐसे होगा, यहाँ से तुम इक्वेट करके इस इक्वेशन को यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर यहाँ पे कॉस का टर्म आना चाहिए ना, मतलब साइन कॉस ऐसे रहता है। नहीं यहाँ पर तुम्हारे साइन की टर्म आएगी, तुम्हारे पास नॉन सिमेट्रिक है ना पोटेंशियल, अगर तुम्हारे पास ऐसे पोटेंशियल दे रखा होता x इक्वल टू -L से +L तक दे रखा होता तो तुम्हारे पास एक कोस आती है फिर साइन आती है, क्योंकि यहाँ पर पैरिटी एग्जिस्ट करती है तुम्हारी। जो अभी क्वेश्चन डिजाइन है वो तुम्हारा 0 से L है, तो वहाँ पर तुम्हारी पैरिटी डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पर सारे वेव फंक्शन तुम्हारे साइन में ही रहेंगे। क्या चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सभी को क्लियर होंगी। तो आओ फिर बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैविटी फिल्ड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर V and 300 Kelvin respectively. If it's expand adiabatically to a volume 2V, its temperature will be closest to. तो हमें यहाँ पर यार वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखे है एक कैविटी के, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वॉल्यूम V है और हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, और हमें क्या बताना है, अगर वो एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम 2V, इट्स टेम्परेचर विल बी क्लोजेस्ट टू। अगर वॉल्यूम डबल कर जा रही है तो हमारे पास यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो किसके सबसे ज्यादा पास होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। वैसे ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है काफी ज्यादा, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, अभी मैंने पहले भी कहा है कि एक इंपॉर्टेंट टाइप है, फॉर श्योर इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, इस साल भी आया था जैम के अंदर 2022 में, पहली में भी बहुत बार रिपीट हुआ। कोई भी एग्जाम हो गया तुम्हारा, कोई भी, सिर्फ MSc लेवल नहीं, तुम्हारा नेट गेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कहीं पर इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में अगर पहले रिटन टेस्ट होता है तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि तुम्हारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो भी हो रहा है, क्या लग रहा है? ब्लैक बॉडी के लिए एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू पता है? नया तुम्हें याद है? तुमने क्वेश्चन पूछा था एक बार IIT जैम का। सर अभी तो नहीं याद है, रिपीट नहीं किए थे। मेरे को याद है, लेकिन तुमने पूछा जो हमने काफी टाइम लगा के क्वेश्चन किया था। ओके, तो गाइस सबसे पहली बात कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी होती है उसका जो एडियाबेटिक इंडेक्स है वो तुम्हें पता होना चाहिए, यानी कि गामा की वैल्यू, तो वो होती है हमारे पास 4/3। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में हमारे पास रिलेशन कैसा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम का तो सबको याद होता है, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इतना भी याद है तो चलता है, लेकिन अगर तुम्हें वो वाला याद है तो फिर वहां पर स्विच करवा लो कि अगर याद डायरेक्टली याद कर पा रहे हो तो याद करो इसको सीधा, PV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है सीधा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होती है यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन की। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करवाया जाएगा, सोल्व करवाया जाएगा। तो T साथ में वॉल्यूम की बात की जाए यहाँ पर गामा -1, तो अपने पास आएगा यहाँ पर V 4/3 -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, V की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, और साथ में यहाँ पर T है ही, है ना। अब यहाँ पर अगर पूरे का क्यूब करना चाहो क्यूब कर सकते हो, एज इट इज छोड़ना चाहो एज इट इज छोड़ सकते हो, तुम्हारी अपनी चॉइस है। तुम यहाँ पर इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो या तो ये लेके चल लो या फिर ये लेके चल लो, एक ही बात है ना। तो ये चीजें, तो ये चीज हमारी यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगी, तब ये एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पर हुआ। राइट, तो कैसा एक्सपेंशन है, देखो हमारे पास पहले क्या है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब इससे हमारे पास क्या बन चुका है, वॉल्यूम मेरी डबल हो गई है, टेम्परेचर निकालना है, तो वॉल्यूम डबल हुई है, टेम्परेचर T मेरे को निकालना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, T क्यूब करूंगा, यानी कि 300 इसका क्यूब करूंगा, साथ में V करूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो T का क्यूब है मैं वो करूंगा, साथ में यहाँ पर 2V लूंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा। अब क्या करना है, V से V को काट लो, अपने पास है यहाँ पर 300 का क्यूब एंड डिवाइड बाई 2,
राइट, और यहाँ पर क्या होगा, टी क्यूब होगा। अभी क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट लूंगा तो अपने पास क्या बनेगा, 300 डिवाइड बाई 2 का क्यूब रूट, तो ये अपने पास यहाँ पर बनेगा। तो इसको सोल्व करवाना पड़ेगा, सब इसको सोल्व कराओगे तो ये समथिंग समथिंग वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पर, ये आएगी गाइस तुम्हारी 240 के आसपास। क्या आएगी तुम्हारी, 240 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 240, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सर एक डाउट है मेरे यहाँ पर। हाँ बोलो। सर एडियाबेटिकली मतलब वो डिक्रीज कैसे कर जाता है, हीट तो नहीं ट्रांसफर होती? कहाँ पर, मतलब जो एडियाबेटिकली मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ तो हीट आ भी नहीं जा सकती, जा भी देखो नहीं तुम्हारा सकती। वो तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, जो तुम्हारी वॉल्स लगा रखी होती है वहां पर, काइंड ऑफ तुम ये कहते हो कि वहां पर कोई मतलब सिस्टम के बीच में कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा। तो अगर ऐसे प्रोसेस तुम्हारे हो रहे हैं तो वो तुम्हारे एडियाबेटिक होते हैं, जिसके अंदर तुम्हारी हीट रिलीज नहीं होती। तो वो वाली चीज है जस्ट। ठीक है, हाँ तो सर हीट तो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है ना, तो लेकिन खाली टेम्परेचर के साथ रिलेटेड थोड़ी है, और भी तो चीजें हैं। ठीक है, अगर तुम फर्स्ट लॉ की बात करते हो, अगर तुम फर्स्ट लॉ की बात करते हो तो फर्स्ट लॉ तुम्हारे पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है तुम्हारे पास डी डेल्टा यू, मतलब इसको डी क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस में पी डी वी। तो जो टेम्परेचर वाली चीज है वो तो यहाँ पर है तुम्हारी सीवीडीटी। एग्री कर रहे हो, ये भी तो बैठी है साथ में, है कि नहीं, अच्छा सर। एग्री कर रहे हो। तो ये ऐसे है अपने पास यहाँ पर, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, साथ में ये रहा वर्क डन, और ये अपने पास यहाँ पर जीरो है। तो फर्स्ट लॉ के साथ सोचो यहाँ पर, और जस्ट ये कुछ टर्म्स हैं, एक्चुअली में तो और भी चीजें होती है, तो जस्ट हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। आगे अगर लेट्स से कोई और दूसरा सिस्टम होता है हमारे पास, तो और वर्क डन भी यहाँ पर ऐड होते जाते हैं साथ में। जैसे कि हमने म्यू डी एन डिस्कस किया था, ठीक है, एक जगह पर हमने एम डी एच भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि हमारे पास ये वाला तो सब्ट्रैक्ट होता है, ये वाला ऐड होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास और वर्क डन भी यहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, ओके। सर ये गामा के वालों के लिए आपने चूज किया? देखो गामा यार तुम्हारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए निकलता है तुम्हारा। ठीक है, जो तुम्हारे पास रिलेशन होते हैं ना ब्लैक बॉडी के, तो वहीं से आता है। ये हम यहाँ पर अभी कर नहीं रहे हैं इस चीज को। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर मैंने क्लास के अंदर ये ऑलरेडी करवाया है तो तुम्हारा। ठीक है, इसको डायरेक्टली अभी के लिए याद कर लो, अगर नहीं किया कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सीधा इसको याद कर लो कि अपना 4/3 होता है, दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाऊँ कि आता कहाँ से है ये, अगर मेरे पास ना प्रेशर जो अगर तुमने प्रेशर पढ़ा हो ब्लैक बॉडी केस में, अपने पास वो क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी डिवाइड बाय 3 होता है। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए ये हमने निकाला होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू यू बाई 3 का यूज करते हुए हमने निकाला होता है। जो यहाँ पर यू होता है तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करके फिर आगे चीजों को हमने निकाला होता है। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इसको याद कर लो, अगर किसी को नहीं पता था डायरेक्टली याद करो कि एडियाबैटिक इंडेक्स होता है गामा की जो वैल्यू होती है ब्लैक बॉडी केस में 4/3 होती है। ठीक है, एंड डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे। और तुम्हारा जो सिंपल क्वेश्चन आता है ज्यादातर ब्लैक बॉडी का, तो मैंने यहाँ पर वैसे डाल दिया। क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा सिंपल ही आएगा, यहाँ से ब्लैक बॉडी से रिलेट नहीं किया जाएगा ये। ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक बॉडी डाल दिया। राइट, और नॉर्मली तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक प्रोसेस हुआ है, जस्ट गैस दे रखी होगी और फिर उसको सोल्व करवाने के लिए बोला जाएगा, तो वो आराम से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा यूजिंग दिस इक्वेशन। और इसके ऊपर इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर हो। तो तीनों फॉर्म याद है तो ज्यादा बेटर है, तो एक फॉर्म याद कर लो, फिर आइडियल गैस की इक्वेशन यूज करोगे, स्विच कर लोगे, एंड दैट्स इट। ओके, तो आओ गाइस आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये रहा हमारे पास यहाँ पर। इसके अंदर देखो क्या है, द रेशियो Cp/Cv of the specific heat at constant pressure and volume of a monoatomic ideal gas in the 2 dimension is। तो हमसे यहाँ पर Cp/Cv की वैल्यू पूछी गई है स्पेसिफिक हीट की एट कांस्टेंट प्रेशर। कहाँ पर पूछी गई है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, उनकी जस्ट ये रेशियो है, वो मैं यहाँ पर बतानी है इन 2 डायमेंशन। कहाँ पर 2 डायमेंशन, अब तुम्हें 3 डायमेंशन में तो याद होगी, डायरेक्टली इसके ऊपर टिक लगा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन बोल रखा है, 3 डायमेंशन थोड़ी दे रखा है। 3 डायमेंशन में ये होता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 डायमेंशन में थोड़ी होता है आंसर। निकालो एक बार इसको, जरा सोचो कैसे करोगे। आसान क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचो, आंसर करो, कर सकते हो, कैपेबल हो। 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब जिन्होंने रट रखी होती सीधा वैल्यू Cp/Cv की, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। खाली रटना नहीं है, ये भी याद रखना है, अगर वैल्यू रट रहे हो तो कब होती है, वो होती है 3 डायमेंशन में तुम्हारी, जब पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई एंड जी,
लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन बोल दिया गया, यानी कि एक्स वाई मोशन है, उसके बारे में सोचो, आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी। तो नाइस, काफी लोगों ने आंसर कर दिया है। देखो जो नहीं सोच पा रहे ध्यान दो, अपने पास क्या है, मोशन सिर्फ एक्स और वाई में हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्स और वाई में हो सकता है। तो अपने पास यहाँ पर जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो अपने पास यहाँ पर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी होगी, अपने पास यहाँ पर 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 होगी, एक्स और वाई, राइट। अब क्या निकालना है हमें, सीपी और सीवी निकालना है। सॉरी। तो पहले क्या किया जाता है, एनर्जी निकाली जाती है। तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, F/2 RT करते हैं। तो F कितना है यहाँ पर, 2 है, तो RT रहेगा जस्ट ये, तो U आ गया अपने पास ये, है ना। सीवी की बात करोगे अगर तुम, सीपी की बात करोगे तो वो क्या होता है, du/dt होता है। ठीक है, कितना आ गया अपने पास, यहां से R आ गया क्या, है ना। ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर होता है, यानी कि 2R हो गया। गामा क्या होता है, CP/CV, क्या होता है, CP/CV होता है। तो अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, 2R डिवाइड बाय R आ जाएगा। तो R से R कट गया और ये 2 आ गया, दैट्स ऑल। तो ये मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर हो जाएगा इसका आंसर, यहां पर हमारे पास कितना, 2 हो गया क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पर कि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। एंड फॉर श्योर अगर एग्जाम में आता है तो 10 से 20% तो पक्का गलती करके आएंगे 5/3 के ऊपर, फॉर श्योर। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसी गलतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, अ कंडक्टिंग वायर इन द शेप ऑफ सर्कल। हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, कंडक्टिंग वायर है ये, राइट। लाई ऑन द एक्स वाई प्लेन, क्या कर रही है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये हमारी लाई कर रही है। विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन अ बार मैग्नेट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक यहाँ पर एक बार मैग्नेट दिखाई दे रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पहले है, साउथ पोल बाद में, तो नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वायर अलोंग द जेड एक्सिस एज शोन इन फिगर बिलो। We take t equal to 0 to be the instant at which the midpoint of the magnet is at the center. तो t equal to 0 उस इंस्टेंट को बोला गया है जब ये जो मैग्नेट है वो कहां पर हो, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे हो। ठीक है, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है मैग्नेट का वो बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे, यानी कि नॉर्थ पोल इधर को, साउथ पोल इधर को, इस कंडक्टिंग लूप के। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया देखो, एंड द इंड्यूस्ड करंट टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो गाइस यहाँ पर बोला गया है कि जो इंड्यूस करंट है उसको पॉजिटिव तब मानना है, कब मानना है पॉजिटिव, तब वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। गाइस ये जो काउंटर होता है और एंटी होता है वो सेम मतलब है, काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम चीज है। इनकेस किसी को नहीं पता होती है ऐसी चीजें तो मेंशन कर लिया, क्योंकि कुछ यार हिंदी मीडियम के थे पहले स्टूडेंट्स तो अभी दे रहे हैं, तो उनके ऐसी टर्म से प्रॉब्लम आ जाती है। तो काउंटर और एंटी क्लॉकवाइज सेम चीज है। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज एज व्यूड बाय द ऑब्जर्वर फेसिंग द लूप। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर है तब ये उसको देख रहा है ना, इस साइड से देख रहा है। ठीक है, और तब वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी उसको। अगर इस ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई दे रहा है करंट तो वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज दिखाई दिया तो वो नेगेटिव है। ओके, सॉरी। उसके बाद क्या है, इन दिस कन्वेंशन द बेस्ट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज। तो हमें यहां पर क्या बताना है कि हमारा जो ग्राफ है किसका, जो ग्राफ है इंड्यूस्ड करंट का इन टर्म्स ऑफ टाइम वो हमारे पास कैसा होगा। यहां पर गैस हमारे पास से 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सोचो, बनाओ एक बार ग्राफ। वे देख लिया कि किस तरह से बनाया हुआ है, देख लिया है। अब सोचो और बनाओ, तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन है, सोचो और बनाओ। ऑप्शंस बाद में ओपन कर दूंगा मैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ग्राफ बना लो। ट्राई जरूर करना गाइस, प्रॉब्लम्स को खुद का ब्रेन यूज होना जरूरी है।
तो ऑप्शन दिखाना एक बार। बन गया ग्राफ, देख लो गाइस जिनका हो गया ऑप्शंस देख लो एक बार, ऑप्शन बी। कमेंट्स में लिख लो, अभी बाद में आंसर कर दूंगा मैं कि क्या है। तो इसका मतलब वही है ना कि जब इंटर कर रहा है तो फिर ईएमएफ देखना और लीव कर रहा है तो ईएमएफ देखना है। हाँ बस यही देखना है कि किस तरह, जैसे हमने कभी क्वेश्चन किया था ना, शायद परसों ही किया था हमने, हाँ सर, बिल्कुल वही तीन क्वेश्चन कंसेप्ट किया है, था आपने सर। वही कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट वही रहेंगे, बस चीजें अलग अलग पूछी जाती है, ठीक है। बस अब तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर रहा है वो उसके ऊपर रह जाती है चीजें। तो परसों किया था हमने क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं पे कोई फर्क नहीं है, उसमें अलग चीजें पूछी गई थी, यहाँ पर अलग चीजें पूछी गई हैं। तो आप देखो गाइस, जिनसे नहीं हुआ सबका ध्यान स्क्रीन पर, इसका आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब आओ कैसे है। हमारे पास यहाँ पर क्या जा रहा है, नॉर्थ पोल इधर को जाएगा, क्या जाएगा, नॉर्थ पोल इधर को जाएगा। तो अगर नॉर्थ पोल इधर जा रहा है अभी के लिए, ठीक है, यानी कि टी इक्वल टू तब नेगेटिव है, तब यहाँ मिड पॉइंट के ऊपर टी इक्वल टू 0 बोला है ना, तो अभी तक तो यहाँ पर पहुंची नहीं है, तो ये अभी नेगेटिव में है ना। तो अपने पास तभी इधर को जा रहा है, तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, राइट। और तब नॉर्थ पोल बनता है, तो मैंने ऐसे बनाया था अभी 2 दिन पहले, तो नॉर्थ पोल बनता है तो हमारे पास क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है, क्या आती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी वो इधर से देखने पर आएगी, क्या आएगी, इधर से देखने पर आएगी। और हमें पता होता है कि अगर इधर से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, अगर इधर से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, तो अगर मैं ऐसे घूम जाऊंगा और मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो वही एंटी क्लॉकवाइज मेरे को क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो यहां पर जो इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो इधर से क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो यहां पर है ना, एग्री कर रहे हो, ऑब्जर्वर मेरा यहां पर है ना। तो अपने पास यहां पर क्या दिखाई देगा, इसको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, और क्लॉकवाइज दिखाई दिया इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, एग्री। तो यहां पर क्या हुआ, अपने पास नेगेटिव आएगा इधर, तो नेगेटिव अपने पास इस ऑप्शन के अंदर नहीं है, इधर इस ऑप्शन के अंदर नहीं है, 2 एलिमिनेट हो गए। अब ये वाला बचा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। अभी देखो आगे बढ़ो, अगर ये वाली इधर को आती है, ये वाली मैग्नेट जो है इसको क्रॉस करके इस साइड आ गई, तो इधर साउथ है, इधर क्या है, साउथ दूर जा रहा है, साउथ क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो अगर साउथ दूर जा रहा है तो क्या करेगा, तो ईएमएफ है वो ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उसको दूर नहीं जाने देगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या आएगा, अपने पास नॉर्थ पोल बन रहा होगा ताकि अट्रैक्शन हो रहा हो, है ना। तो यहां पर बनेगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ के लिए क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब ये ऑब्जर्वर भी इधर है और इधर से इसी तरफ दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना था हमें, एंटी क्लॉकवाइज में लेना था हमें पॉजिटिव, ठीक है। हमें क्या लेना था हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज थी, तो हमें क्या लेना था, पॉजिटिव लेना था, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जो होगा राइट हैंड साइड तब वो आ जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, वहां पर वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो बस ये वाला ऑप्शन बचा जो कि हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कब करेक्ट होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट देखा गया होता है, यानी कि जिस तरफ मेरे पास मैग्नेट है ना स्टार्टिंग में, अगर ऑब्जर्वर, इफ ऑब्जर्वर इज इन लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड होता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, क्योंकि वहां से जो डायरेक्शन आ रही है, पहले आई थी तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ऐसे ही जो दूसरी साइड पे जाने पे आ रही है वो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज बनी थी इधर को, तो उस तरफ क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी, और क्लॉकवाइज को क्या लेना था, नेगेटिव। तो अगर ये ऑब्जर्वर यहां पर ना होकर के इधर होता, ये ऑब्जर्वर इधर ना होके इधर होता, तो अपने पास यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर अपने पास यहां पर क्या आया था, क्लॉकवाइज आया था, और तब उसने क्रॉस कर लिया, तो मेरे पास वहां पर क्या आया है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंड दैट्स ऑल, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। सर आपने क्या बताया था उस टाइम पे, अगर मेरे को याद है सर, जब हमारे पास लेट से सर जो मैग्नेट है उसको हम एक लूप ले लेते हैं सर, जब वो उस पॉइंट के सर मतलब उसको इंटर कर रहा होता है, तो उस टाइम पे सर हमारी डिस्टेंस कम हो रही होती है, मतलब वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब कि उसका जो ईएमएफ है वो घटेगा। तो पॉजिटिव साइकिल में अगर देखा जाए तो उसका जो ईएमएफ है वो नेगेटिव साइड शो करेगा, और ठीक इसका इनवर्स मतलब पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव साइकिल में वो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव साइकिल में वो पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ डी होना चाहिए। देखो
तुम्हारे माइंड में पहली बात कि अगर करंट की बात की गई ना, ईएमएफ को इंक्लूड ना करो तो ज़्यादा बेटर है। इसको कैसे डील कर सकते हो अगर तुम उस सेंस में जाना चाह रहे हो? देखो, अपने पास ये इधर से ऐसे जा रहा है तो फील्ड बढ़ रही है, तो अब यहाँ पर जो करंट आएगा या मेरे को ईएमएफ जो आएगा वो ऐसी डायरेक्शन में आएगा जिसकी वजह से क्या हो रही हो, हमारे पास फील्ड इससे कम जा रही हो। एग्री कर रहे हो? तो यानी कि इसको नॉर्थ से फील्ड क्या करती है, बाहर की तरफ निकलती है, तो यहाँ पर फील्ड इस तरह जा रही है ऐसे। यस, तो अब इसको करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा कि वो उसको अपोज कर रहा हो। एग्री कर रहे हो? तो अपने पास करंट मतलब जो फील्ड आएगी वो इस तरफ जानी चाहिए ऐसे, तो करंट आएगा इस तरह से। तो इस तरह से जो ये करंट आया, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज थंब ये ऐसे जा रहे हैं, फिंगर्स दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज। एग्री कर रहे हो? यस सर। यस, तो यहाँ पर क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो अगर ऐसे से करना है ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली अगर कम कंफ्यूज होना है तो अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो इधर नॉर्थ बनेगा डायरेक्टली, ये माइंड में रखो। और ये भी तुम्हें बता रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, जस्ट एक ट्रिक है जो साथ में उसके जोड़ दी गई है ताकि हमसे गलतियां कम हो रही हो। ठीक है, नहीं तो बाकी रीजन तो उसका यही है कि अपने पास इधर आई तो फील्ड बढ़ी, तो अब यहाँ पर जो ईएमएफ या फिर करंट जो इंड्यूस होगा वो ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इसको अपोज कर रहा होगा, है ना। तो अपने पास यहाँ पर फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए तो करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, इधर से फिर वो क्लॉकवाइज दिखाई देगी। इधर से देख रहे हैं ना, है ना, तो क्लॉकवाइज दिखाई देगी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑप्शन डी चला जाएगा। अगर इस तरफ ऑब्जर्वर होता तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहता, तो अपने पास फिर उसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। ऐसा, ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अभी आओ अगली चीज के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये है तुम्हारा मैट्रिसेस से क्वेश्चन, करो ट्राई, देखो क्या होता है, थोड़ा सोचो और बताओ। इनको भी काइंड ऑफ छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हो लाइव टेस्ट के टाइप में, ये तुरंत के तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, सेशन अटेंड जरूर कर लेना सारे ये, जैसे तुम्हारी रिवीजन पेंडिंग हो या हो चुकी हो, दोनों ही केस में। कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। सॉरी। हाँ, तो भाई क्या लग रहा है क्वेश्चन का? एमएसक्यू है तुम्हारा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इज और आर करेक्ट दे रखा है ना। तो बताना कि कौन कौन सी क्वांटिटी हम यहाँ से इसकी नहीं निकाल सकते। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी हम इसकी यहाँ पर नहीं निकाल सकते वो हमें यहाँ पर बताना है। चार चीजें दे रखी हैं। बीसीडी नहीं निकाल सकते।
ओके, तो क्या लग रहा है भाई, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बताओ। दो चीजें लग रही हैं जो तुम नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो आओ भाई, देखो क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू की बात कर रहा है। किसकी आइगन वैल्यू की बात कर रहा है, 1 प्लस आई की बात कर रहा है। कि अगर मैं 1 प्लस ए सॉरी आई प्लस ए करवा दूं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, उसका इनवर्स निकाल के हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं, किसकी, आइगन वैल्यूज की। ये हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करेंगे। अगर गाइस देखो हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। लेट्स से सम मैट्रिक्स है मेरे पास। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करूं मैं। देखो अगर तुम थोड़ा सा सोचो गाइस, यहाँ पर हल्का सा जस्ट सोचो। रैंडमली तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, रैंडमली तुम्हारे पास हम मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ टी एच आई। ठीक है, अगर तुम उसके अंदर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स करा रहे हो तो क्या होगा, बस ये फर्क पड़ेगा क्या, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यस, इतना ही फर्क पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और तो फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो अगर बस इतना ही फर्क पड़ रहा है तब तुम आइगन वैल्यूज निकालते हो तो क्या करते हो, जस्ट यहाँ पर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू सोल्व करवाते हो, है ना। तो अपने पास कुल मिलाकर के बात ये है कि जहां पर अपने पास, तब मैं ए के डिटरमिनेंट निकाल रहा था, मतलब ए के आइगन वैल्यूज निकाल रहा था तब, तो वहां पर मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज आई थी निकल के। तो अभी मैं यहाँ पर इसको रिलेट करके बोल सकता हूँ, अगर मैं इस 1 को लैम्डा के साथ एडजस्ट करवा लूँ, कि इस 1 को मैं लैम्डा के साथ एडजस्ट करवा लूँ ऐसे, जैसे कि अभी अपने पास a प्लस 1 माइनस लैम्डा है, तो इसको मैं डाल रहा हूँ ऐसे। क्या कुछ गलत होगा कहना, क्या कुछ कहना गलत होगा, नहीं होगा ना, राइट। अगर मैं इस लैम्डा माइनस 1 की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्या यही वैल्यूज आएंगे 016, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 016 आ रही होंगी हमारे पास, है ना। तो ये अपने पास लैम्डा माइनस 1 की वैल्यूज आएंगी, जो कि मेरे पास क्या होगी, आइगन वैल्यू की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे तुम लैम्डा माइनस 1 को तुम डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से लैम्डा डैश तुमने डिफाइन कर लिया, और अपने पास ये जो मैट्रिक्स हो इस तरह से बनेगी, फिर ये ऐसे बी सी डी ई माइनस लैम्डा डैश एफ जी एच और साथ में एच माइनस लैम्डा डैश, ऐसे बनेगी। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहां से लैम्डा डैश की वैल्यू निकालोगे और वो क्या आएंगे 016 आएंगे, इस तरह से। ठीक है, और लैम्डा डैश क्या है तुम्हारे पास, लैम्डा माइनस 1 है, क्या है तुम्हारे पास, लैम्डा माइनस 1 है। तो यानी कि अगर मेरे को आइडेंटिटी प्लस ए की आइगन वैल्यूज निकालनी हो तो मैं जस्ट क्या करूंगा, जो मेरे पास ए की आइगन वैल्यूज है उसके अंदर प्लस 1 ऐड करवा दूंगा। तो अपने पास क्या आ जाएगी क्या क्या है, 016 है ना, तो 1 साथ में 2 और 7 ये अपने पास आइगन वैल्यू हो जाएंगी उसकी। तो हो सकता है एग्जाम जैसे इतना क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्लस आई की हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी है, लेकिन हमसे 1 प्लस ए की बात नहीं की है, सॉरी, तो दोबारा से 1 प्लस आई बोल गया, हमारे पास आई प्लस ए। तो आई प्लस ए की आइगन वैल्यू जो है वो अपने पास ये आ चुकी है, ये किसकी है, आई प्लस ए आइगन वैल्यूज है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, आइगन वैल्यू ऑफ आई प्लस ए इनवर्स, ये हमसे पूछा गया। क्या ये हमें आता है, अगर मेरे को एक मैट्रिक्स का पता हो उसके इनवर्स का हम लिख सकते हैं, क्या होती है इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल जस्ट, तो निकाल ली, ऑप्शन ए तो सोल्व हो गया, ऑप्शन ए तो क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको हम सोल्व कर पाए तो ये मेरा इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम निकाल पा रहे हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। गाइस यहाँ पर कैन नोट है, ध्यान देना, कैन नोट है। ठीक है, क्योंकि ये ना तभी ऐसे कैन नोट वाले आते हैं, हो सकता है तुम क्वेश्चन बिल्कुल सही करो लेकिन जैसे तुम्हारे माइंड में यहाँ पर कैन चला है, कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैन नोट है, तो थोड़ा ध्यान देना, क्या पता सारी मेहनत क्यों ही वेस्ट चली जाए बेफालतू में। उसके बाद क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसके ऊपर बाद में आते हैं, इधर की बात करते हैं पहले, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो गाइस अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स उनकी डिटरमिनेंट की बात करनी है मेरे को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिटरमिनेंट साथ में बी डिटरमिनेंट, तो जस्ट उनके डिटरमिनेंट की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। ऐसे अगर डिवीजन में भी चलता है, लेट्स से मेरे पास दो है, अपने पास लेट्स से ए इंटू ए इनवर्स है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या होता है, ए डिवाइड बाई ए, है ना,
तो ये अपने पास क्या होता है, जस्ट 1 होता है, तो इसका डिटरमिनेंट डिवाइड बाय इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही होती है हमारे पास ये। ठीक है, अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूंगा तो अपने पास ये क्या आता है, यहाँ से 1 निकल के आता है। ऐसे अपने पास तो मल्टीप्लाई करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा होता है मैट्रिसेस के अंदर। डिटरमिनेंट की बात हो रही है यहाँ पर, डिटरमिनेंट की। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू में बी का डिटरमिनेंट, ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा। इसको तुम बड़े आराम से आप कोई रैंडम एग्जांपल मानते हो प्रूव भी कर सकते हो। रैंडम एग्जांपल लो, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कराओ, राइट हैंड साइड सोल्व कराओ, तुरंत प्रूव कर लोगे इस चीज। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारी मैट्रिसेस फॉलो करते हैं डिटरमिनेंट के केस में। तो अभी अगर यहाँ पर बात आती है किसकी, ए ट्रांसपोज इनटू ए के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने की, तो ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डिटरमिनेंट क्या है, अगर आइगन वैल्यूज मेरे को पता है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सॉरी तो डिटरमिनेंट निकलता है λ1 इंटू λ2। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू से निकलता है ना, तो 0 इंटू 1 इंटू 6। तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी और पता होती है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसकी आइगन वैल्यूज मेरे को पता है तो उसके ट्रांसपोज की भी क्या होती है, सेम होती है। ओके तो जो आइगन वैल्यूज होंगी सॉरी, तो अपने पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी ए की तरह। सॉरी, ओके, आई होप यहां तक की जो चीजें हैं सभी को क्लियर होंगी अच्छे से। तो अब डिटरमिनेंट की बात आएगी, तो वो होगा 0। तो अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए कितना आ गया, 0 आ गया। ऑप्शन सी भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये भी क्या करेक्ट है, तो ये आंसर हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, हमें तो नॉट करेक्ट बताना है ना। इसके बाद अगला रैंक ऑफ ए, रैंक बता सकते हैं, 2 आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि रैंक यहां पर 2 हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट, बचा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो अपने पास वो क्या कह रहा है, आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू टी। इस चीज को समझना है, यहां पर हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स ए नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स ए नहीं है, राइट। हमें नहीं पता कि मैट्रिक्स ए क्या है, हमें जो उसकी आइगन वैल्यू पता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक सिमिलर मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन मेरे को एक्चुअल मैट्रिक्स क्या है वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, एक्चुअल मैट्रिक्स क्या है मेरे को वो नहीं पता है। ठीक है, तो तब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का, तो उसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर नहीं पता है कि वो वैल्यू क्या होगी। मैं डिटरमिनेंट बता सकता हूँ, लेकिन मैं मैट्रिक्स नहीं बता पाऊंगा कि वो मैट्रिक्स क्या है। ओके, तो अपने पास यहाँ पर जो a इंटू ए ट्रांसपोज है इसको तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। हमें इसका डिटरमिनेंट वैल्यू पता है, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक्स क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये अपने पास है कंप्लीट क्वेश्चन, दैट्स ऑल। तो बताओ भाई, समझ में आया, रैंक कैसे निकाला, टेबल रेफर करो यार, क्लास में नित्य करवाया तो था यार। अगर अपने पास एक 3x3 मैट्रिक्स होती है, ठीक है,
अगर मेरे पास क्या एक 3x3 मैट्रिक्स है, अगर इसका ए डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो क्या मैं रैंक कह सकता हूँ? और अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि जो रैंक आएगी वो 3 आ जाएगी। अगर ये डिटरमिनेंट तुम्हारे पास 0 आता है तो अपने पास जो रैंक होती है वो लेस देन 3 चली जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम यहाँ पर एक स्क्वायर एलिमेंट को मान लो, अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अपने पास क्या होता था, फिर उसकी रैंक और घट जाती थी, है ना। लेकिन इस वाले केस के अंदर तुम कोई भी रैंडम उठा लो स्क्वायर, तो हमारे पास वो 0 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ए डिटरमिनेंट जो मतलब जो तुम्हारे पास ये 2x2 लोगे यहाँ पर अंदर जो तुम ये स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन करोगे, ये निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। वहां से तुम्हें पता चल जाएगी जो रैंक है अपने पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रैंक से आइगन वैल्यू से पता चल जाती है रैंक की। अगर अपने पास एक आइगन वैल्यू 0 है, उसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट 0 हो गया ना। अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो अपने पास हो जाता है सीधा साधा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज कि अपने पास यहाँ पर बाकी दो आइगन वैल्यू नॉन जीरो दे रखी है 1 और 6। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर बता रही है कि हमारे पास यहाँ पर जो रैंक होगी ना वो अपने पास यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर दो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है वजह से। अगर तुम्हें याद हो, एक हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे कि लेट्स से अपने पास एक यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 1 1 2 2। तो अगर इस टाइप की एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर सारी सारी क्या डिपेंडेंट है ना, इसकी रैंक क्या आएगी तुम्हारे पास, 1 आएगी। क्या आएगी, रैंक 1 आएगी। अगर लेट्स से मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, तो मैट्रिक्स एम की जो रैंक है अपने पास क्या आएगी, 1, क्योंकि डिपेंडेंट है। और इस वाले केस में जो आइगन वैल्यूज हम करते थे कि अगर मेरे पास डिपेंडेंट रोज हो जाती थी तो कैसे आती थी, वो आती थी दो तो मेरे पास जीरोज हो जाएंगी। असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है इस टाइप के, और एक हमने इस टाइप का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी था क्वेश्चन, वो भी हमने किया था। एक्जैक्टली मेरे को स्टेटमेंट याद नहीं आ रही उसकी, लेकिन हमने उसमें कुछ इसी टाइप का था कि कितने, अगर मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो कितनी जीरोज होंगी उसके अंदर। तो कुछ क्वेश्चन वो उस तरह से डिजाइन था तुम्हारा। तो यहाँ पर अपने पास दो डिपेंडेंट रोज है ना, ये अगर पहली वाली को, अगर तुम पहले वाली R2 के अंदर R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1 करा दो, ऐसी R3 के अंदर तुम करा दो R3 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ R1, तो अपने पास ये वाली भी 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, है ना। तो अपने पास यहाँ पर दोनों 0, ऊपर वाली नॉन 0, तो रैंक क्या आ गई, 1 आ गई। अब जो तीसरी आइगन वैल्यू आती है वो कैसे आती है, ट्रेस से। ठीक है, तो 6 7, तो अपने पास डायरेक्टली ये इसका आंसर आ जाएगा। या तो इसको ऐसे कर लो शॉर्ट ट्रिक से, या फिर इसका जो तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से वहां से निकालो, आंसर ये आएगा 007। ठीक है, तो एक ट्रिक भी थी, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था। मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, तो तुमसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं जाएगा कि तुम पूरे से करो, डायरेक्टली ट्रिक वहां पर लगानी होती है और सीधा क्वेश्चन करना होता है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये अपने पास है कंसेप्ट। गाइस एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पहले ना किया हो, बस थोड़ा सा सोचना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, जो हमने यहाँ पर क्लास में किया है, उसके अलावा कोई और कंसेप्ट तुम्हारा नहीं जा रहा हो। एक आधा क्वेश्चन के ऊपर हो सकता है कि नया कंसेप्ट आ जाए, लेकिन एक आधे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात है। ठीक है, ओके। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी, राइट। अभी आते हैं, हम आगे की बात करते हैं। देखो अगली चीज, काम करो गाइस, इस क्वेश्चन करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन करो एक बार। हुआ क्वेश्चन ये?
आसान क्वेश्चन गाइस, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी तक हो जाना चाहिए था ये। सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है। कमेंट आने रुक गए क्या मेरे को, या तुमसे हो नहीं रहे हैं क्वेश्चंस? मैकेनिक्स में इतना हार्ड है, 12th क्लास के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, नहीं 11th क्लास के। अगेन 11th क्लास का क्वेश्चन है, जेई वाले को स्टूडेंट को दोगे, करके देखा क्वेश्चन इसको सॉल्व। एनर्जी के फॉर्मूले तो याद है ना? अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है तो एनर्जी के फॉर्मूले कैसे डिफाइन थे हमारे? सोचो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। एक हिंट भी देता हूं कि ये सेम टाइप का रिलेशन हमने उस जगह भी ऑब्जर्व किया था जहां पर हम टाइम की बात करते हैं कि अगर प्लेनेट मेरा रिवॉल्व कर रहा है, एक तो सर्कुलर वाला हमने क्या होता है, प्लेनेटरी मोशन, जो हमने क्लास 12 11th में देख लिया होता है। उसके बाद फिर हमने तब इलिप्स में घूमता था, तब वहां पर क्या हुआ था, उस आर की जगह पर क्या आ गया था, सेमी मेजर एक्सिस आया था। सेम वैसे हमारे पास एनर्जी के अंदर भी आती है चीजें कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो वहां पर क्या बन जाता है, अपने पास सेमी मेजर एक्सिस वाला बन जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन को करवा रहे होते हैं। ओके, तो आज देखो गाइस कैसे करना है क्वेश्चन को। तो हमारी जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल मोशन केस में, उसको लिख लो। किसी को रिजल्ट्स नहीं पता है गाइस, मार्क करते हुए चलना रिजल्ट्स को। जो नए रिजल्ट्स लग रहे हैं अलग से शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड करते जाओ, ठीक है। साथ में -GMM/2A आएगा। ये अपने पास क्या यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी। क्या होगी ये? टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता था, -GMM/2R होता था अगर सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिकल तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा, जस्ट सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगी टोटल एनर्जी। ओके, इसके बाद एक चीज हमें पता होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है टोटल एनर्जी के, राइट। तो ये दोनों चीजें मिला करके ही बनाती है हमारे पास क्या, टोटल एनर्जी। तो अभी क्या करना होगा, अगला काम क्वेश्चन को रीड करना होगा। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इन एन इलेक्ट्रिकल ट्रैजेक्टरी ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए। तो सेमी मेजर एक्सिस ए दे रखी है। डिस्टेंस r0 at radial distance r equal to r0 measured from the center of the earth. The kinetic energy is equal to the magnitude of the total energy. तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ है इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का हाफ बोला गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर हाफ बोला गया। ओके, तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, GMM/4A। ये क्वेश्चन में गिवन है, खुद से नहीं बोला है, क्वेश्चन में गिवन। जैसा लिख लो, क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस चीज का और इस चीज का यूज करेंगे और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी, तो अपने पास आएगा -GMM/2A माइनस में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये वाली चीज GMM/4A, ठीक है। तो इसको ऐड कराओगे तो क्या बन जाएगा, -3GMM/4A। तो यार ये अपने पास यहाँ पर क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या करना है इसका, हमें निकालना क्या है, निकालना में ये इफ m डिनोट्स द मास ऑफ द अर्थ एंड द टोटल एनर्जी इज इतने। तो टोटल एनर्जी को इतना बोला गया है यहाँ पर कि हमारे पास, अच्छा ये मेंशन कर ही रखा था, वैसे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा था, ठीक है। तो इन केस किसी को नहीं पता था तो मैंने अभी देखा यहाँ पर ध्यान से कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्वेश्चन में ही हमें यहाँ पर गिवन था। तो अगर याद नहीं भी था तब भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर द वैल्यू ऑफ r0/a इज नियरेस्ट टू,
तो आर नोट बाय ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर किसके आसपास होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ओके, क्लियर है? तो अभी आओ भाई करते हैं फिर। तो देखो यार कि क्या सीन है हमारे पास। अगर गाइस देखो डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करूं, यहाँ पर भी देखो कौन सा डिस्टेंस की बात हो रही थी, आर इक्वल टू आर नोट की बात हो रही थी, है ना। उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें पता है, उस पॉइंट के ऊपर हमने उसकी पोटेंशियल निकाल ली कि ये होती है ना, हमने निकाल ली। और अगर हम पोटेंशियल के फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या उसका हमें अलग से एक्सप्रेशन पता होता है? पोटेंशियल क्या होता है, -g बाई जो डिस्टेंस होता है, यानी कि आर नोट, सिंपल जस्ट, है ना। तो इस वाली चीज को इसके साथ इक्वेट कर दो और यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू निकालो ना। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी रखी थी एक पॉइंट के ऊपर, हमने उस चीज का यूज करते एक पोटेंशियल का डायरेक्टली एक्सप्रेशन निकाल लिया। उसके बाद डिस्टेंस आर के ऊपर कैसे निकालते हैं, -gm/r ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल जी। तो ये कर लिया यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी अपने पास हो, 4a है। तो अपने पास एक तो ये आ गया एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का, और एक एक्सप्रेशन ये है, दोनों सेम पॉइंट के लिए निकाले हैं तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो अपने पास क्या आएगा, -3gm/4a इज इक्वल टू -3gm/r नोट। तो यहाँ से जो आर नोट की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4a/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, यानी कि 1.33 इंटू में a आ जाएगी। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ये मैच कर रहा हो उसके ऊपर टिक लगा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें आर नोट बाई ए की वैल्यू लेनी थी, है ना। तो इस ए को नीचे ले जाओ यहाँ पर इस तरफ, तो आर नोट बाई ए आएगा इस तरह से और ये 1.33 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो मेरा यहाँ पर मैच हो चुका है। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन था जस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्लियर है सभी को। तो ये था गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि हमें एक पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, हमें से जस्ट यहाँ पर उस पॉइंट जो पॉइंट है उसके डिस्टेंस डिवाइड बाय सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर बोला गया था। दैट्स ऑल। ओके, तो ये था गाइस हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। ओके, नाइस। तो ऐसे सेशन के लिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर सेशन को एंड करेंगे। और ये जो लास्ट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काबिल मतलब कि क्वेश्चन ऐसा है कि हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ना हो रहा हो। ओके, तो आओ देखते हैं भाई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा। तो यहाँ तक नोट कर लो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे की बात करते हैं। सर रात को भी क्लास? हाँ, रात को भी क्लास है। चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ भाई देखो अगला क्वेश्चन। तो गैस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। The figure below shows a ideal capacitor consisting of two parallel circular plate of radius r, ठीक है। दो यहाँ पर क्या है मेरे पास प्लेट्स हैं, ठीक है, रेडियस r की, पॉइंट P1 पॉइंट P2, P1 ये रहा, पॉइंट P2 ये रहा। इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो r1 दे रखा है, ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R क्या था, इसका रेडियस था, तो उससे ज्यादा डिस्टेंस दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरे को r1 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही इस नीचे इस वाले पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये r2 दे रखा है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक r1, इधर से लेकर इधर तक r2, तो ये डिस्टेंस हमें यहां पर गिवन है। इसके बाद क्या बात की जा रही है, द सेंटर ऑफ द प्लेट्स while points P3 and P4 are at the transverse distance R2। R2 गाइस वो P3, ये P3 पॉइंट है और ये P4 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है एंड ये P4 पॉइंट है। तो इन पॉइंट के जस्ट डिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2। आई होप कितना क्लियर होगा सभी को। इफ B of x denote the magnitude of the magnetic field at these point, तो यहाँ पर जो B of x है वो क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स व्हाइल द कैपेसिटर इज चार्जिंग, तब कैपेसिटर मेरा यहाँ पर चार्ज हो रहा है, तो इनमें से यहाँ पर कौन सा रिलेशन हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अपने पास बाहर तो कंडक्शन करंट फ्लो करेगा ही, लेकिन अंदर क्या करेगा, अंदर करेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो। क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो।
वायर और अंदर बाहर कंडक्शन करंट है, अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो कंडक्शन करंट होगा तो वायर के अंदर है बाहर, उसका निकालना तो काफी आसान है, यानी कि P2 और P4 की मेहनत नहीं है यहाँ पर ज्यादा। लेकिन जो मेहनत होने वाली है हमारी वो कहाँ पर होगी, अंदर वाले पॉइंट्स के ऊपर, मतलब जो ये P3 और P1 पॉइंट है इनके ऊपर होगी। P2 P4 काफी आसान प्रॉब्लम है, P1 P3 ये भी हमने क्लास के अंदर की है, लेकिन स्टिल क्या तुम अभी भी इसको ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपस में रिलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैं दो चीजों को आपस में रिलेट करूंगा, अगर मैं वो चीज बता दूंगा फिर शायद से तुम कर सको, लेकिन अगर क्वेश्चन एज इट इज सामने आ जाता तो शायद ना कर पा रहे होते। चीज को समझना, क्या हमने क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी, एग्री करते हो? यस, हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी। पहली चीज क्या हमें निकालनी आती है, बिल्कुल आती है, निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक तो वो फॉर्मूला था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, राइट, वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर करंट इंटू एरिया करके भी हम वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट डिवाइड बाई एरिया, तो वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो तरीके कर लेंगे जिसके साथ सुटेबल होगा। पहली चीज, अब अगर मेरे को ये पता है कि यहाँ पर एक करंट डेंसिटी फ्लो कर रही है, ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में करंट डेंसिटी मेरे पास फ्लो कर रही है, अगर मेरे को ये पता है तो क्या मैं उसके इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के ऊपर निकाल सकता हूँ? क्या एग्री कर रहे हो? क्या मैं उसके इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्वेश्चन किया हमने क्लास के अंदर ऑलरेडी, पहले ग्राफ भी बनाया था, विश्वास नहीं हो रहा पेजेस टर्न कर लो, अभी कुछ क्लास पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, तो एक इनसाइड पॉइंट के लिए, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ये वाला इनसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, जस्ट वो चीजें निकालनी है। फिर यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कहाँ पर फील्ड हमारे पास इक्वल होगी, कहाँ पर ग्रेटर होगी, कहाँ पर लेस होगी, तो उस तरह से यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे डिजाइन है। ठीक है, तो बस ये काम हमें करना है। तो ये चार पॉइंट्स है, चारों पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालनी है और फिर देखना है कि कौन सा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहली बात गाइस, इसमें ना अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो सबसे पहले सबसे आसान काम करा करो। आसान काम इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, P2 और P4 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। ओके, यहाँ पर वैसे P1 और ओके ठीक है, तो वैसे यहाँ पर P1 और P2 को रिलेट किया गया, यानी कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को रिलेट किया गया है, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को रिलेट किया गया। अगर इनको रिलेट किया जाता ना तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान रह जाता प्रॉब्लम, कि वहाँ पर हम डायरेक्टली फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे पहले, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दे रखी है हमें, तो छोड़ो, फिर हमें करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली हम कुछ नहीं कह पाएंगे यहाँ पर। तो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को कंपेयर करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी सर पहले भी आपको ऐसे क्लास लेनी चाहिए कि अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ने, पहले भी तो यही चल रहा था, पहले क्या चल रहा था, बस बीच में कंसेप्ट डाल रहा था मैं साथ के साथ, कल तो वहां पर भी क्वेश्चन ही रहे थे। एक आधी क्लास में हो गया था कि थोड़ी थ्योरी ज्यादा होगी। ओके, सर ये मिक्स है ना इसलिए, अच्छा मिक्स वाले में देखो यार थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। मिक्स का यार ये है ना कि इससे तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट के ऊपर एकदम से स्विच कैसे करना। तो मिक्स वेट कर रहे होता है तो स्विच करना नहीं आता मैं एकदम से, क्योंकि अगर सेम टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं ना तो माइंड थोड़ा फ्लो में रहता है, वो हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन तब एक क्वेश्चन के बाद तुरंत दूसरे कंसेप्ट के ऊपर स्विच हो ना तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर भी वही कोशिश है मेरी कि वो स्विच करने में ज़्यादा दिक्कत ना आ रही हो। ठीक है, क्योंकि स्विच करना भी एक वो प्रॉब्लम रहता है कि यार एक टाइम पे एक सब्जेक्ट करना आसान काम है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को डील करना अपने आप में क्या है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है ना। तो बस वही चीज है। ओके नाइस है, तो आप फिर करते हैं यार शुरू। ठीक है इसको, राइट, तो आओ भाई लगते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे इसको किया जा सकता है अप्रोच। तो आओ भाई देखो, हाँ तो क्या क्या करें, सबसे पहले काम करते हैं, आसान काम करते हैं ना, आसान काम करना अच्छा लगता है। तो P2 और P4 के ऊपर निकालते हैं पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ पॉइंट P2 के ऊपर, तो पॉइंट P2 के ऊपर निकालेंगे तो अपने पास क्या एक वायर है, वायर के अगर डिस्टेंस R के ऊपर हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा होता है तो फील्ड क्या लेते हैं हम, देखो गाइस एक यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है, इसको एग्जिट करने बैठेंगे ना तो होगा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन में बता देता हूँ कि हम क्या लगा रहे हैं। ये अपने पास इसका जो ये कैपिटल आ रहा है ये अपने पास काफी कम ले रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ हम ये मान दे रहे हैं कि अपने पास ये सिलेंडर इनफाइनाइट है, क्योंकि यार ये जो हमारे पास सिमेट्री वाली प्रॉब्लम थी कब लगा सकते थे हम, तब हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंडर हो। ठीक है, मतलब जो अभी हम आगे एम्पियर सर्किट लॉ लगाने वाले ना, यहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कब एप्लीकेबल था तब लॉन्ग सिलेंडर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर इसको काइंड ऑफ एक लॉन्ग सिलेंडर लिया जाएगा। ऐसे ही जो बाहर ये वायर्स है
ठीक है, उस वायर को भी यहाँ पर एक लॉन्ग वायर माना जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम को किया जाएगा। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा बोला नहीं गया कि फाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है, नाम है यहाँ पर उनकी डायमेंशन ये भी दे रखा है कितनी दूर है पॉइंट और डिस्टेंस, तो इनको काइंड ऑफ क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट मानते हुए करेंगे। पहली बात हमें यहाँ पर एग्जैक्ट तो बताना भी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर जस्ट रिलेट करना है कि टर्म्स हमारे पास कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, एग्जैक्ट वैल्यू की तो बात भी नहीं की गई है। तो हम यहाँ पर हम इनफाइनाइट वायर्स कंसिडर करते हुए, इनफाइनाइट सिलेंडर कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन है क्वेश्चन के अंदर, एग्जैक्ट नहीं है वैल्यूज। ओके, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो इनफाइनाइट वायर मानते हुए अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई, कितना डिस्टेंस है पॉइंट P2 के ऊपर, R1 है, तो यहाँ पर R1 आ जाएगा ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P3 या P3 P4 है, P4 है, तो अपने पास हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई R2। तो ये अपने पास यहाँ पर हो जाएंगे दो फील्ड। तो ये तो था आसान काम, ठीक है, ये तो था आसान काम। अब आते हैं दूसरे वाले वे के ऊपर, दूसरे वाले पॉइंट्स के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर रहा, ठीक है, एक बनाऊंगा इनसाइड पॉइंट के लिए लूप, ये बन गई मेरी एम्पियरन लूप, एक बनाऊंगा आउटसाइड पॉइंट के लिए एम्पियरन लूप। तो ये काम तो हमने पहले किया है। हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो कैसे कर रहा होगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, आईडी, ठीक है, या फिर इसकी अगर तुम करंट डेंसिटी बोलना चाहो तो जेडी, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, जो भी तुम यहाँ पर यूज करना चाहो, डिफरेंशियल फॉर्म में या फिर इंटीग्रल फॉर्म में, वो तो तुम्हारी अपनी चॉइस है ना, तो जैसे जाना चाहो जा सकते हो। मैं कहूँगा यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि उसमें फायदा ज्यादा है, ठीक है, तो इंटीग्रल फॉर्म के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। सॉरी, तो आओ देखो करते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली कंडक्शन की थी, अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट करंट की। ओके, ओके, तो देखो गाइस अपने पास यहाँ पर क्या होगा, अपने पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है, ये अपने पास होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालोगे क्योंकि लूप के ऊपर तो कांस्टेंट रहेगी फील्ड, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। साथ में आएगा 2 पाई R1। अब बात आती है इनसाइड पॉइंट के लिए कर रहे हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए कर रहे हैं, यहाँ तक मैं जनरल रख रहा हूँ, जस्ट R डाल रहा हूँ। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा कि कौन किसके ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट, साथ में आई एनक्लोज, ठीक है। आई एनक्लोज की बात करोगे तो क्या आएगा, तो अपने पास यहाँ पर जेडी होगा। एक काम करो, इसको आई एनक्लोज ही रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसको आई एनक्लोज रहने दो, ठीक है। तो आई एनक्लोज अपने पास यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैं जेडी की फॉर्म में चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुल मिलाकर की बात ये है, तो तुम्हारे ऊपर है यार कि कैसे डील करना है। फ्लक्स आएगा यहाँ पर, सॉरी माय बैड, फ्लक्स आएगा, एक मिनट, फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास अगर जे होता है, जे को इंटीग्रेट करने पे मेरे को क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ किसको, फील्ड को, तो मेरे पास वहाँ पर फिर फ्लक्स आएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक आएगा, हाँ ठीक है, ओके। तो ये अपने पास यहाँ पर आएगा इस तरह से। एक मिनट रुको यार, मेरे को भी कंफ्यूजन हो रही है। जो तुम्हारे पास करंट होता है वो क्या होता है, जेडीएस होता है ऐसे, है ना। तो अगर तुम यहाँ पर क्या करते हो, सॉरी सही किया अपना, सही किया है, ओके। सर ये फील्ड को हेल्महोल्ट्ज कॉइल से नहीं निकाला जा सकता? नीड नहीं है। देखो यहाँ पर फील्ड कहाँ से आ रही है उसके बारे में सोचो। यहाँ पर जो फील्ड आ रही है कैपेसिटर से आ रही है ना, तो कैपेसिटर से आ रही है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सीधा सीधा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो अंदर फील्ड है वो अपने पास क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा के तुम्हारे मन में आएगा कि टाइम डेरिवेटिव कहाँ से आ गया, उसका तो जीरो जाना चाहिए भाई, नहीं, चार्ज चेंज हो रहा है ना कैपेसिटर के अंदर, एग्री कर रहे हो, चार्ज की वैल्यू चेंज होती जा रही है ना। अगर वो चार्जिंग पर है तो उसका चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो यानी कि टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो यानी कि वो नॉन जीरो आएगा। क्या चीज समझ पा रहे हो, तो फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है हमारा, चार्ज डिवाइड बाय एरिया होता है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करा लो, तो अपने पास आएगा म्यू नॉट आएगा, साथ में एप्सिलॉन नॉट आएगा, और सॉरी
साथ में अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इस तरह से, और साथ में आ जाएगा अपने पास यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आएगा बी इंटू में 2πr ऐसे। ओके, अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है, तो वो आ गया मेरे पास यहाँ पर करंट आई, क्या आ गया, करंट आई आ गया, ठीक है। जो मेरा यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है वो मेरे पास यहाँ पर करंट आई आ जाएगा, यानी कि ये सेम सर ये करंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, मतलब करंट डेंसिटी क्या है ये? यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर बी डॉट डी एल यूज करो तो यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक करंट है जस्ट, जो तुम्हारे पास आई इंक्लोज यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है, तो फिर ऐसे वहाँ पे फ्लक्स आएगा सर, कहाँ पर आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट का है तो फ्लक्स आएगा सर, मैं मतलब तभी तो पाई कंफर्म कर रहा ही था आता कि है। मेरे को गलत लग रहा था अभी भी, तुम बोलेगी ठीक है। मैंने इसे सुना नहीं, मेरे को लगा करंट डेंसिटी की बात करते नहीं ये करंट डेंसिटी फिर मैं इंटीग्रल फॉर्म में डालता ना, यहाँ पर ऊपर करंट लिखा था ना ये। ओके, तो यहाँ पर गाइस फ्लक्स आएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, फिर एरिया आएगा साथ में मल्टीप्लाई में। ओके, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, एरिया आएगा। देखो इनके बीच में ना, देखो कंफ्यूज होते हो ना हमेशा, अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो देखो एक चीज अप्रोच कर सकते हो तुम, जो तुम्हारे पास ये होता है ये तुम्हारे पास होता है ऐसे जेडीएस, ठीक है। अगर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आई, और तुम्हें ये चीज पता होती है कि एक में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक में फ्लक्स आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस इंटीग्रल कराओगे तभी तो फ्लक्स आएगा ना, तो यानी कि तब जे यूज करो तब ई यूज होगा, और तब आई यूज करो तब तुम्हारे पास फ्लक्स यूज होगा। तो ऐसे भी चीजों को रिलेट कर सकते हो, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ, फिर मैं ऐसे चेक करता हूँ उन चीजों को, ठीक है। तो अगर कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हो तो उससे बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को पता है कि कहाँ में कंफ्यूज हो, तो थोड़ा बहुत मैं उसके आसपास की चीजें रखता हूँ अपने माइंड में, कि अगर इनकेस मेरे माइंड में कभी कंफ्यूजन आ जाए तो फॉर्मूले की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत ना हो रहा हो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई, क्योंकि चेक करना हमेशा बेटर रहता है कि अगर इनकेस किसी फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूजन है, माइंड में आ जाए, एग्जाम में आती है फॉर श्योर, तुम्हें 4 से 5 फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूजन आएगी, तो अगर आती है तो थोड़ा सा उसके तुम्हें आसपास का पता होगा, तो वहां से तुम श्योर हो सकते हो कि जो मेरे माइंड में फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। ओके नाइस। साथ में क्या आएगा, यहाँ पर एरिया आएगा। अब एरिया कौन सा आएगा, डिपेंड करता है कि हम इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर जस्ट मैं आर लिख देता, ए लिख देता हूँ जस्ट ऐसे, ठीक है। ए क्या है मेरा यहाँ पर एरिया है, ओके। और यहाँ पर नीचे भी डिवाइड बाई एरिया था। ये वाला एरिया कहाँ से आया था, ये वाला एरिया प्लेट का एरिया था, ये वाला प्लेट का एरिया था। तो ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, इनको अलग अलग डालो, इसको फिर ए डैश कर लो, ठीक है। ये एक अलग चीज है, ये वाला एरिया एक अलग चीज है, ये वाला एरिया एक अलग चीज है, ठीक है। ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, प्लेट का एरिया है, ठीक है। जो अपने पास यहाँ पर ये प्लेट लगी थी ना, ये इसका एरिया ए, ठीक है। और जो वहां पर ए डैश लिखा है वो क्या है, अगर इसकी बात करूं तो ये ए डैश है। ऐसे अगर बड़े वाले लूप की बात करूं तो बाहर वाले का जो एरिया वो ए डैश हो जाएगा, मतलब वो नहीं होगा तब तुम्हारे पास सिलेंडर का जो है एरिया वो हो जाएगा, मतलब फिर अगेन ये वाला ए बन जाएगा। अगर आउटर की बात की जाएगी तो जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ कैपेसिटर प्लेट के बीच में फ्लो करेगा ना, यहाँ पर करंट थोड़ी फ्लो करेगा, है ना। यहाँ पर करंट नहीं है ना, करंट तो सिर्फ इतने ही एरिया में। तो अगर आउटसाइड पॉइंट की बात आती है तो ए डैश और ए सेम चीज हो जाएगा, लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो ए डैश और ए अलग अलग चीज है, ठीक है। तो भी आते हैं हम इनसाइड पॉइंट के लिए पहले। तो यहाँ पर एक बार जो फॉर्मूला बन गया है वो लिख लेता हूँ जस्ट। अपने पास बन जाएगा म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया, म्यू नॉट बाय ए आएगा। साथ में मेरे पास क्या है, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि वो आई है, साथ में ए डैश है इस तरह से, और डिवाइड बाय 2πr आ जाएगा इस तरह से ऐसे। तो अगर मैं इनसाइड पॉइंट के लिए बात करता हूँ, बी इन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πa, साथ में अपने पास यहाँ पर आर रहेगा, और ए डैश की जगह पर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इस तरह से। तो अपने पास आएगा म्यू नॉट आई आर, पाई से पाई को काट लो, ठीक है, डिवाइड बाय 2a r बन जाएगा इस तरह से। तो ये अपने पास यहाँ पर इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड आ जाएगी, ये वाला आर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई इनसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड। अब ऐसे आउटसाइड पॉइंट के लिए तब मैं करूंगा बी आउट, तो उसके लिए क्या करूंगा, जो एरिया ए डैश वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर आएगा म्यू नॉट आई, साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा, या तो ए लिख लो इसको, या ए नहीं लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख लो यार, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जैसे तुम्हें करना है करो। फिर नीचे वाले को भी तुम्हें यहाँ पर ए को पाई आर स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपने पास ये वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी सॉरी सॉरी। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r बन जाएगा इस तरह से ऐसे। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आ रहा होगा निकल करके। ओके, तो अभी इन दोनों को कंपेयर करने से क्या दिखाई दे रहा है हमें,
कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें डिसाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस देखो अगर हमें चीजें रिलेट करनी होती है आपस में, सबसे पहले सेम फॉर्म में होना उनका जरूरी है। तो अगर तुम इधर देख रहे हो एक बार, एक पाई आई गेस मिस हुआ है हमारा कहीं पे, एक मिनट गाइस होल्ड ऑन, हमने पाई मिस किया, ये वाला पाई लिख दिया ना, इधर मिस कर दिया। अब देखो गाइस इसका सेम फॉर्म में होना जरूरी है, तभी मैं रिलेट कर सकता हूँ, तभी मैं बता सकता हूँ कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए की वैल्यू को पुट करा दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या होगी पाई आर स्क्वायर होगी ऐसे। तो अगर इस टर्म में बात करो तुम, आर बाय आर स्क्वायर है, इस टर्म में बात करो अगर तुम, है ना, ये चीज है। अभी हमें बताना है कि वो वाली चीज बड़ी है कि ये वाली चीज बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही सॉरी हमें तो इनको आपस में रिलेट नहीं करना, हमें आई गेस B1 और B2 को पॉइंट P1 P2 इन दोनों को रिलेट करना है ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जो पहले वाले केस का जो आउटसाइड था, आउटसाइड पॉइंट P2 है, तो जो P2 है उसको, जो ये वाला P2 है इस चीज को रिलेट करना हमें इसके साथ, आउटसाइड वाला ये वाला। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर आया है, इधर क्या है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर बना है, कौन सा बड़ा है, ये वाला तुम्हारे पास P1 डिफाइन है ना, ये वाला P1। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारे कौन सा डिफाइन है, P3 है, तो यहाँ पर है BP3। गाइस नेमिंग के ऊपर ध्यान देना, एग्जाम में बेफालतू में क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो गलत। ये P3 है वो P1 है, ठीक है, और ये P1 और P2 और P4 है। तो अगर P1 और P2 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, P1 और P2 को कंपेयर करता हूँ, तो देखो क्या होगा। तो BP1 जो है मेरे पास वो क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, यहाँ पर जो ये R है आउटसाइड पॉइंट था ना, आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, R1 था, है ना, तो ये R1 है इधर ये। ओके, तो ये है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई R1 इस तरह से। ठीक है, और जो मेरे पास पॉइंट P2 था, पॉइंट P2 के ऊपर फील्ड क्या आई थी, पॉइंट P2 के ऊपर फील्ड आई थी यही सेम म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई R1। ठीक है, ऐसे ही इनसाइड की बात की जाए, पॉइंट P2 की और P4 की, हाँ सॉरी P3 की और P4 की, ये P3 है। ठीक है, तो अगर P3 की बात की जाए तो ये रहा रिजल्ट म्यू नॉट आई R डिवाइड बाय 2 पाई, और यहाँ पर क्या अपने पास R स्क्वायर है, तो ये एक अपने पास है। और ऐसे बात की जाए पॉइंट 4 की, तो पॉइंट 4 के ऊपर जो फील्ड आई थी वो क्या आई थी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई R2। ठीक है, और गैस यहाँ पर जो R पुट होगा R2 होगा, इनसाइड पॉइंट है ना, वहां पर डिस्टेंस कितना था, R2 था ना, तो यहाँ पर R2 पुट होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पर ऐसे, राइट। तो भी हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो आप फिर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, पहले कंपेयर कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखो कंपेयर करो, तो ये चीज तो इक्वल दिखाई दे रही है, ये चीज तो इक्वल दिखाई दे रही है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है हमारे पास, ये तो आना भी था इक्वल, क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी क्लास में कि हमारे पास जो आईडी होगा, अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूंगा तो कंडक्शन करंट के इक्वल ही होता है। कहा था ना मैंने कि अगर इनकेस कंडक्शन करंट भी आ जाए और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दे रखी होगी या फिर तुम्हें फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वहां पर तुम आईडी निकालोगे जस्ट, और वहां से तुम क्या निकाल लोगे, कंडक्शन करंट की वैल्यू निकाल लोगे। तो अगर वो तुम्हारे पास सेम है तो फील्ड की वजह से सेम ही आनी थी, तो वो ही आ चुकी है। अब इधर की बात की जाए तो यहाँ पर इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट में हमारे पास सारा आई क्लोज नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ पर कुछ करंट ही हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है फील्ड के अंदर, सारा करंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ करंट ही कर रहा है। और जो फील्ड होती है वो क्या होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो तुम डायरेक्टली भी आर्गुमेंट से कह सकते थे कि जो अपना कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड होगी वो अपने पास कम होने वाली है, जो अपने पास कंडक्शन करंट की वजह से आ रही है। तो डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के तुम सीधा आर्गुमेंट बेस्ड भी यहाँ पर आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पर अपने पास पॉइंट P3 के ऊपर जो फील्ड होगी वो अपने पास क्या है, देखो अगर R2 बाई आर स्क्वायर है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो क्या लेस देन R2 जो है वो लेस देन R है, वो क्या है लेस देन R है ना। ओके, तो इसको हम कैसे रेट कर सकते हैं, थोड़ा एक बार अच्छे से कैलकुलेशन बता देता हूँ कि साफ साफ दिख जाए।
वहाँ पर R2 बाई आर स्क्वायर। काम करते हैं ना, इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो इस R2 को गाइस ऊपर से ना नीचे शिफ्ट करा लो ताकि थोड़ा और अच्छे से चीजें दिखाई दे हमें। इस R2 को ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे शिफ्ट करा दे रहा हूँ ऐसे, R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो R2 है, यहाँ तो जस्ट R2 है, और ये R2 जो होता है वो क्या है, लेस देन कैपिटल R था, ये क्वेश्चन में गिवन था, है ना। ये क्या था, लेस देन कैपिटल R था। तो अगर इस चीज को देखो तुम यहाँ पर, तो क्या है, R से बड़ी वैल्यू है R स्क्वायर डिवाइड बाई R2, है ना। ये कैपिटल R से तुम्हारी एक बड़ी वैल्यू, क्योंकि जब तुम कैपिटल R डिवाइड बाई R2 करते हो तो ये अपने पास ग्रेटर देन 1 होगी। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू जो वो R के साथ मल्टीप्लाई होके वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू यहाँ पर हमें दे रही है ना। और ये वाली जो वैल्यू है R2 वो क्या है, लेस देन R है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन R है, यहाँ पर लेस देन R है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू होगी P4। तो 0.4 के ऊपर अपने पास जो फील्ड आने वाली वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जस्ट यहाँ पर रिलेट किया और कुछ नहीं किया, पर मैंने डायरेक्टली आर्गुमेंट में बोल दिया था कि अपने पास होगा। गाइस सीधा आर्गुमेंट से भी इसका आंसर कर सकते थे क्वेश्चन में, नीड मैथमेटिक्स के यहाँ पर थी ही नहीं एक्चुअल, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट भी आंसर कर सकते हो, और मैथमेटिक्स तो मैंने यहाँ पर दिखाई दी कि कैसे इसको मैथमेटिकली किया जा सकता है। आर्गुमेंट को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे मैं बोल रहा हूँ सीधा, चीज को समझना। मैंने अभी बोला कि जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है, राइट। तो जो आउटसाइड वाले पॉइंट है, यहाँ पर मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया और इधर मेरा कंडक्शन करंट आ गया, तो उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो सेम आएगी मेरी, पहली चीज, ठीक है। तो एक चीज आया तो अपने पास ये चीज तो सेटिस्फाई होगी, बची ये वाली चीज। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ये करेंगे कि हमारे पास, तब मैं इनसाइड पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ सिलेंडर के अंदर, तो यहाँ पर जो करंट है डिस्प्लेसमेंट करो सारा का सारा हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर एंक्लोज नहीं हुआ है ना, कुछ ही करंट हुआ, और फील्ड जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड आएगी वो उससे कम आ रही होगी जो मेरे पास टोटल की वजह से आ रही होती है, और यहाँ पर जो बाहर है वो तो टोटल करंट वाली की वजह से आ रही है ना। तो अपने पास उस केस में वो क्या हो जाएगा, वहां पर ज्यादा वैल्यू देगा, वहां पर करंट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इधर करंट कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो यहाँ पर पॉइंट P3 के ऊपर तुम्हारी फील्ड कम आनी ही थी। तो अपने पास यहाँ पर ये आई है कम, और ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आर्गुमेंट बेस्ड बता दिया है और कंप्लीट भी कर दिया। आर्गुमेंट कैसे एग्जाम में काम आ जाते हैं, लेट्स से एग्जाम में टाइम कम बचा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करने का, तो थोड़े से लॉजिक लगा करके डायरेक्टली तुम आंसर कर सकते हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड, ठीक है। जस्ट आर्गुमेंट दिया मैंने कि ऐसा हो रहा होगा तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा होगा, तो वाली चीज, ठीक है। और कंप्लीट मैथमेटिक्स तुम्हारे सामने थी, हमने यहाँ पर सोल्व की है, ओके। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। कोई डाउट हो किसी को कोई तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम मिलते हैं 10:15 PM पे। इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही था। 10:15 PM पे हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ इसी लेवल्स, ठीक है।